बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सौ हलीमा और हुमायूं की महफिल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ, हमें अंदाज़ा है कि दरमियान में आ चुके हैं वीक के, और ऐसा म्यूज़िक लगी जा रहा है कि इससे पहले कि मैंने यहाँ डांस शुरू कर दिया फिर आप लोग मुझे रोक ना पाएंगे। हलीमा जुल्फ़िकार, अच्छा ठीक है, मैंने कहा उल्टा कर दिया। तो मैं हुमायूं से अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सर्दी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ गई है। आप लोगों ने अपने घर में भी लोगों का ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, अपने घर में जो बुजुर्ग लोग मौजूद है उनका भी ख्याल रखना है, बच्चों का खास तौर पे ख्याल रखना है क्योंकि वो लोग स्कूल्स वगैरह जाते हैं। लेकिन और लोग भी आपकी कहीं ना कहीं कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, कहीं ना कहीं आपको उनसे आमना सामना होता है, तो उनका भी ख्याल रखें। जैसे आज जब मैं सुबह हुमायूं आ रही थी तो बहुत ज़्यादा फॉग थी। कुछ एक एरिया ख़ास तौर पे मेरे घर से निकल के एक ऐसा होता है जहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा होती है, जो ओल्ड एयरपोर्ट वाली जगह नहीं है, रोड है वहाँ पे। यार मुझे क्यों लगता है ये स्मॉग है, यहाँ पे भी स्मॉग नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैं बताती हूँ फॉग जो होती है ना वो नेचुरल होती है, नेचर की तरफ से ये एक चीज़ है। फॉग धुंध जो है कि जब सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो स्मोक होती है वो चाहे सूरज की किरणें पड़े कुछ भी पड़े, क्योंकि वो ह्यूमन मेड है, वो मैन मेड है, तो इसलिए वो खत्म नहीं होती। लेट मी टेल यू, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन, जो फॉग होती है ना वो स्मोक के साथ मिलती है, जो नेचुरल होती है, और स्मोक मिलती है देन बिकम स्मोक। मिल जाते हैं ना। अगर फॉग ना हो तो स्मोक नहीं बनती। तो पिंडी इस्लामाबाद में तो हमेशा से फॉग रही है। अगर फॉग के साथ ना अगर पोल्यूशन की जो स्मोक भी हो जाए, स्मोक भी ऐड हो जाए तो वो स्मोक बन जाए। मुझे लगता है हलीमा इधर आ गई है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जो एरिया है ना वो तुम देखना अभी आएगा खबरों में, मैं बताती हूँ वो जो एरिया हो सकता है कुछ ऐसे में आ जाए, लेकिन उस एरिया में मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा दरख्तों वाला और सब कुछ है। क्योंकि वहाँ पे ओल्ड एयरपोर्ट है ना, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा घना जंगल है, और उसी के बीच में जो है वो रनवे है, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत स्मोक होती है। अच्छा, फॉग होती है। खैर, कहने की बात यह है कि वहाँ पे मोटरसाइकिल वाले जो होते हैं ना उनको अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, गाड़ी वालों को भी उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एकदम से सामने आ जाते हैं, नजर नहीं आते। आप कोशिश करें कि ठीक है सड़क साफ है, आपको सुबह सुबह सबको जल्दी भी होती है, लेकिन कोशिश करें कि उस पैच पे ना आप लोग इतनी ज़्यादा तेज़ ओवर स्पीडिंग ना करें, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने एक ऐसा इंसिडेंट देखा था जो अभी तक मैं नहीं भूल सकी, तो और वो इसी सीज़न में था, फॉग वाले सीज़न में था। तो आप लोग कोशिश किया करें कि इतनी रफ्तार रखें गाड़ी की, और अपनी गाड़ी को भी इस काबिल रखें, उसके टायर भी इतने अच्छे होंगे जब आप ब्रेक लगाओ तो वो रुक जाए। और खुदा का वास्ते जो 4 व्हीलर वाले हैं ना, ये अपनी गाड़ियों की स्पीड कम रखा करें। वो गाड़ियां इस मकसद के लिए नहीं बनी गई, वो चलाने के लिए बनी गई हैं, उड़ाने के लिए नहीं बनी। तो आप जो है ना प्लीज़ उनकी स्पीड कम रखा करें, क्योंकि उनकी ब्रेक लगती है, आप यहाँ लगाएंगे ना तो 10 फीट दूर जाके उनकी ब्रेक लगती है, इतनी नाकिस ब्रेकें होती हैं उन गाड़ियों की। तो प्लीज़ उनको आहिस्ता चलाया करें। बेहतरीन है ना। आपने बड़ी अच्छी बात की, और मैं साथ साथ बताऊँ कि स्मॉग की बात मैं कर रहा था, अल्लाह ना करे इस्लामाबाद में आए, क्योंकि लाहौर वालों के लिए बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उससे ये होता है, एक तो विजिबिलिटी तो यकीनन कम हो जाती है, फॉग से भी हो जाती है, लेकिन जो बीमारियां होती हैं स्मोक से वो आप सोच से बाहर है। मैं एक दफ़ा गया और बीमार होकर वापस आया था। इट्स रियली बैड। ये सारी चीज़ चौक हुई हुई थी। ओ भाई, आपकी ये सारी चीज़ हुमायूं की ना चौक थी, ऐसे लगता था जैसे हुमायूं का अजीब वो साथ बैठे हुए भी होते थे ना, खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी। अच्छा हलीमा, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कभी कभी आप जब परेशान होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, या किसी भी सिचुएशन में होते हैं, आपको होता है कि कोई somebody comes in और आपको कंसोल कर दे। कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि कोई आए, कंसोल कर दे, पैम्पर करे, लाडियाँ शाडियाँ करे, और फिर आप ठीक हो जाएं, जैसे, और फिर आपका मूड भी अच्छा हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, हम अपनी सेल्फ थेरेपी खुद कर लेते हैं, हमें अकेला छोड़ दो। विच पर्सन आर यू? फराद भाई तो मुझे लगता है वो वाले जिनको लाडियाँ शादियाँ करे तो खुश, जैसे आज वो खुश है, आज लगता है लाडियाँ मिली है, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अब ये नहीं हम बताएंगे लाडियाँ किससे मिली है, अब आप खुद बड़े हैं, ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म की गुफ्तगू आप कर ले। है? पर आप बताएं, आप किस तरह की इंसान है? मैं उस तरह की इंसान हूँ कि मेरे पास लोग हों, लेकिन दैट डिपेंड्स कि कौन है। मेरी पसंद के भी तो लोग होने चाहिए वो ना? छोड़ दे,
पर आप यू वांट समबडी Yes. वेरी नियर डियर टू बी विद यू। अगर आप परेशान हैं, आप कुछ है तो आपके नॉट पास है। समबडी, आई वांट एवरीबडी टू बी और क्या करें? कुछ भी ना करें, मेरे साथ बैठे रहें। बस बैठ बात करें, आपसे पूछें क्या हुआ है, आप वो उनमें से कि बताती हैं कि हाँ ये हो गया। आई डोंट थिंक कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि पूछा कि क्या हुआ या नहीं पूछा। मुझे बस होता है कि वो लोग मेरे साथ मौजूद हों, और ऐसा होता भी है। जैसे अभी रिसेंटली जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मेरे सारे घर वाले जो हैं वो आए हुए थे और बैठे हुए थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ बैठे हुए थे। और बस आपको अच्छा लग रहा था? हाँ, अगर आप मुझे लगता है मेरी तबीयत सही हो जाती है। आप अगर गमज़दा होती हैं तो आप कौन से वाले इंसानों में से रोती हैं, ये दिल में रख लेती हैं, ये निकाल देती हैं फौरन, या सिर्फ सुना देती है, नाराज हो जाती है? नहीं रख सकती, नाराज होती? नहीं रख सकती, नाराज होती? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और लॉन्ग टर्म नाराज होती है? That depends, क्या हुआ क्या है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे, मेरे डिफरेंट हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं नाराज, मुझे बुरी भी लगे बात तो मैं नहीं हो सकती। दोज आर माय पेरेंट्स, कि मुझे होता है कि भाई मेरा हक ही नहीं बनता कि मैं उनसे नाराज। और औकात भी इतनी नहीं है। हाँ, ये मेरे तो औकात भी नहीं है। औकात तो है, लेकिन नाराज होकर जाना क्या है? मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे नाराज होना चाहिए। हाँ। और फिर आते हैं मेरे सिबलिंग्स। उनसे मैं जब नाराज होती हूँ तो शायद उनको पता भी नहीं लगता कि ये नाराज है, और फिर मैं खुद ब खुद आपने कोई ऐसे लोग देखे जो नाराज, अगर मैं आपसे नाराज हो ना, उल्टा आपसे नाराज जाते हैं? मैं हूँ ऐसी। अच्छा, हाँ, ये मेरा एक दोस्त था और मैं उससे नाराज हूँ और मैं देख रहा हूँ उससे बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये वैसे मंसूर के साथ करती। अच्छा, बीवियां अक्सर ऐसे करती हैं। हाँ। ये बीवियों की आदत होती है कि वो आप नाराज हो उनसे, उल्टा आपसे नाराज जाती है। मैं पता है क्यों नाराज होती हूँ? क्योंकि जब मैं मंसूर से नाराज होती हूँ ना अक्सर, तो मंसूर जो है वो मनाते शनाते नहीं है ज़्यादा, मतलब हम खुद ही ठीक हो जाते हैं, बात हो रही होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ठीक हो जाते हैं। जब मंसूर नाराज होते हैं तो मैं बाकायदा मनाती हूँ, बाकायदा, कि मतलब इट्स अ बिग डील और मैं मना रही हूँ। और अब मंसूर नखरे कर रहे होते हैं, मुझे पता होता है कि ये मान गए, और मैं फिर कहती हूँ कि बस ठीक है, मैं नहीं आपसे बात करूँगी क्योंकि आप इतने नहीं, मैं बिनते कर रही हूँ तो आप मान नहीं रहे हो, तो फिर मैं नाराज होती। ओके, अब मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ। कौन से, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर? यू वांट पीपल टू बी अराउंड यू और नॉट? आप और मैं, आपको पता है बहुत चीज़ों में सिमिलर है, बहुत ज़्यादा, हमारी इसलिए ज़्यादा बनती है माशाल्लाह। हलीमा, वेरी स्पेसिफिक पीपल एंड वेरी स्पेसिफिक। आई थिंक इट्स of course Abbas and Shanza, I want them to be around me, or Arfa or Mustafa. So these are very close people. And then मेरे बहुत अच्छे कुछ दोस्त हैं गिने चुने, ज़ियाद होता है उसमें, अम्मा and वरा? No, they're always with me. Because मैं नाराज हूँ, मैं उनके साथ उनको ना बताता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी ना एग्जैजरेट कर देती है। They are always चस्पा। नहीं, मेरी अम्मी ना बात को बहुत बढ़ा इस तरह देती है कि वो उल्टा मुझे डांटना शुरू देती। कहा था ना मैं तुम्हें, क्यों तुमने उसके साथ, वो मतलब मेरे का मेरी बेइज्जती होनी है। अगर मेरा कोई दोस्त मुझसे नाराज है, कहती है देखा मैंने तुम्हें कहा था, और आइंदा के बाद अगर मुझसे दोबारा बात ऐसा, मैं तो तुम्हें कब से कह रही थी उसके साथ, और मैं अगर दोबारा दोस्ती भी करूंगा तो कहेंगे फिर कर लिया, फिर हो गया, अब देखना फिर रोते वक्त। तो मैंने इसलिए मैं नहीं बताता कि मेरी बेइज्जती होगी मेरी वहां से। तो बट ये कि कुछ लोग होते हैं तो वो मैं चाहता हूँ कि मेरे करीब हो, एंड आई एम अ क्रायर। मुझे मैं अच्छा, यू वांट टू शेयर कि मुझे ये हुआ है, ये आई एम फीलिंग दिस। मैं शेयर कर लेता हूँ, मैं फौरन शेयर करता हूँ। और बहुत एक अजीब सी बात बताने लगा, बड़े मजे की बात है। मुझे ना गोद में सर रख के रोने का बड़ा मजा आता है, किसी को, मतलब जो स्पेशल लोग हैं, मुझे आई लव दैट फीलिंग। ये आदत होती है जिससे आप ना फील करने लग जाते हो कि आप यू आर प्रोटेक्टेड। हाँ, तो और ये आदतें जो है ना, ये बचपन से होती हैं। मुझे लगता है जैसे हग करना मेरी एक ऐसी आदत है कि मुझे उससे फील होता है कि यू आर जप्पी पप्पी पर्सन। यस, हाँ, सेम। मैं तो पंजाबी एट हार्ट मैन, आई लाइक जप्पियां एंड पप्पियां। मैं तो अपने मेरी जो मामा है ना, उनकी पप्पियां बड़ी मशहूर है पूरे खानदान में। पप्पे होते हो? हाँ, वो नहीं, एक कैरेक्टर नहीं था एक ड्रामे में, साइमा चौधरी वाला, कस के रेड लिपस्टिक वाली पप्पियां, वो मेरी अम्मा जो है। यार क्यूट, दैट इज वेरी क्यूट ऑफ हर। बट मुझे मैं खुद उनका कद थोड़ा वो है ना, तो लड़कों को जब ज्यादा करती है तो वो यहाँ होती है, तो वो, और मुझे जब वो करती हैं तो जाहिर है यहाँ होती है। तो अक्सर जब मैं इवन वापस भी आ जाती हूँ घर, तो वो मुझे होता है, जब मैं देखती हूँ तो मुझे होता है कि ये पूरा दिन मेरा इस कॉलर में पड़ा रहा है। अच्छा, और मैं क्योंकि मोहम्मद है तो मैं, तो आई ऑलवेज किस हिम हेयर ना, तो उसको बड़ी तप चढ़ती है, वो बड़ा हमेशा मुझे कहती है यार कर लिया कर। मैं कहा नहीं यार। अच्छा, हाँ, स्पेसिफिक लोगों को आपको करने में अच्छा लगता है। हाँ, और पता है क्या हलीमा, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है, और इमेजिन व्हाट इफ खुदा ना खास्ता जिसको साथ आप शेयर करते वो इंसान ही ना होता।
ये बहुत मुश्किल चीज़ है। पता है क्या, So मुझे hard. ना Even though thinking of it is really hard. मुझे ना कभी भी इस मतलब चीज़ बाहर से- चला जाए, कहीं और चला जाए। कहीं भी आपसे दूर चला जाए, मुझे इस चीज़ से ना बहुत डर लगता है। अब कभी कभी मुझे लगता है कि आप यूज टू हो जाते हो, बिकॉज मैं अब जब देखती हूँ ना कि हम जो सिबलिंग्स हैं उन सब की अपनी अपनी रूटीन है। कहाँ वो एक वक्त होता था कि पूरा दिन जो है वो साथ गुजारे होते थे, और अब पूरा हफ्ता हमें पता नहीं होता कि दूसरा बंदा जो है, हालांकि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने की, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी होता है कि कभी कभी नहीं पता लगता। अच्छा, आपको कि दूसरा आप बंदा उसमें से क्या- भी है कि जो दुखी होते हैं और गाने लगाते हैं सैड, और सैड गाने लगा के मैं तो थोड़ा सा- पता है कौन से वाले गाने लगाती हूँ जब मुझे याद आ वो आजकल एक गाना वो आ रहा है इंस्टाग्राम पे, रील्स टाइप जो नहीं होती उनमें, कि घर याद आता है मुझे, और उसमें वो सारा ना वो लिरिक्स में ये है कि हाँ, हम छोटे अच्छा, थे। अब मैं और उसमें से मैं तो कहती हूँ वो कि मेरे साथ लगाती हो हूँ ना, और मेरे वो टप 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 गिर रहे होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे अजिक टुटिया तारा वेखिया जवाई, तो मैं इस तरह गाने सुन के ना, हम मुझे लोग लगता जी है बहुत इमोशनल टॉक्स में तो चले आज गए आगे। हैं। हाँ, हम लोग जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहे। तुमने वो गाना सुना? जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे पास कभी कभी कुछ मेहमान ऐसे आते हैं जो आके हमारा मूड पहले तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम ये सोच के आते हैं कि हमने अपना मूड अच्छा रखना है Excuse ताकि me, आप लोगों का अच्छा हम उनका रहे। मूड अच्छा कर देते हैं, ये नहीं, कहो। मैं यही कहने वाली थी कि मेजॉरिटी 90% ऐसे मेहमान हमारे पास आते हैं जिनका मूड हमें अच्छा करना पड़ता है ज़बरदस्ती, लेकिन कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं जिनका पहले से अच्छा मूड होता है, वो और आके हमारी जो लेवल है उसको मैच करते हैं। तो आज हमारे पास एक ऐसे ही मेहमान आए हुए हैं जो टॉपिक जिसके हवाले से हमने बात करनी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि बहुत सारे घरों में इस तरह के पेशेंट्स मौजूद होते हैं जो पैरालिसिस का शिकार होते हैं। और पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इसमें आपकी विल पावर 90% किरदार अदा करती है आपको दोबारा उठ के खड़ा करने में। बहुत सारे लोगों को बहुत सिवियर किस्म का अटैक हो जाता है फालिज का, लेकिन वो दोबारा से ठीक हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी विल पावर छोड़ देते हैं, उनको होता है कि अब शायद हम ठीक ना हो पाएँ, तो वो वाकई ठीक नहीं हो पाते। ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, ये एक मिथ है, ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे घरों में हुमायूं इस तरह के लोग होते हैं जिनको अगर ये बीमारी हो जाए, फालिज का अटैक हो जाए, तो फिर वो कभी सही नहीं होते, और घर वाले जो है ना वो फिर उनके अराउंड बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं। हलीमा, आपने इतनी अच्छी बात की थी पैरालिसिस के हवाले से कि इट्स जस्ट नॉट कि आपको वो बीमारी हो गई और आपने दोबारा ठीक होना है। इसकी वजह से जो मेंटल इश्यूज आपको होते हैं, आप बेबसी, एक उर्दू का लफ्ज़ देने का मैं करूँ, बेबसी जो होती है वो किसी के चेहरे पे देखकर, और आपको इतना एहसास हो जाता है जो वो बेबसी फील कर रहा होता है उसका क्या हालत होगी। आज इस सारे हवाले से पूछेंगे। यकीनन हम अक्सर बहुत सारी चीज़ों में हमें ये नहीं पता होता हमें जाना किसके पास है। एक न्यूरोसर्जन एक वाहिद ऐसी फील्ड है जो मुझे लगता है कि बहुत लोग लेस अवेयर है। तो आज हमने सोचा कि हम न्यूरोसर्जन के बारे में भी आपको बताएं, और ना कि सिर्फ आपको उसके बारे में बताएं बल्कि हम आपको फालिज के अमराज के हवाले से कैसे बेहतर किया जा सकता है, अवॉइड कैसे किया जा सकता है। आपको जो कभी कभी सर के दर्द होते हैं, बहुत अजीब से होते हैं, क्या उसके लिए न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए? आधे सर का दर्द होता है, कभी कभी हमें फटीग्स उठती हैं, जिसे कहते हैं उर्दू में, पंजाबी में कहते हैं चलीसें कहते हैं, उठती हैं, ठीक है? तो उसके नहीं तो पेट में होता है ना, हाँ, कर लो कि एकदम एक दर्द चंड कहते हैं ना उसको, चंड उठती है, हाँ वो पंजाबी में उससे कहते हैं। तो क्या उसके लिए न्यूरोसर्जन, हाँ देयर इज, वो आपको नहीं, वो अचानक से दर्द पड़ता किसी भी जगह पे, सो क्या उसके लिए यू हैव टू गो टू न्यूरोसर्जन? नो, इट इज कंप्लीटली समथिंग एल्स। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम डेली रूटीन में सुनते हैं, लेकिन उसके हवाले से न्यूरोसर्जन के पास हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। आप लोग भी कॉल करके हिस्सा बन सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों के पास बहुत सारे वैलिड सवाल होंगे जो आप लोग पूछना चाहते होंगे, तो कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे पास जो इस वक्त शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद है न्यूरोसर्जन है मोहम्मद असद जावेद। जी जी, नहीं हम ऐसे करते होते, हमें नाम नहीं भूला था, इतना मुश्किल नाम नहीं था। मोहम्मद असद जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, न्यूरोसर्जन। हुमायूं एंड हलीमा, थैंक यू वेरी मच। आपके प्रोग्राम जैसे मैं आया तो आपका सुना, कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे थे आप,
तो मुझे लगा कि शायद न्यूरोसर्जरी पे इतनी बात नहीं होगी, दूसरे टॉपिक से ज़्यादा होंगे। अगर आप कहें तो वो बातें भी हम कर ले जो आपने हमारे साथ की थी हाँ जी बिल्कुल। क्या कहते हैं वो इसलिए मैंने की थी, मैंने किस बात को साइड पे क्या कहते हैं अगर वो कर ली जाए वो अच्छा तो है। ਤੁਹਾਡਾ कर जाना मुश्किल हो जाएगा अच्छा मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मेरे पास इससे भी बड़ी बात है। अच्छा क्योंकि हम लोग लाइटर नोट पे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में पहले सवाल से पहले मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर साहब को नहीं पता कि डॉक्टर साहब मेरे से ना कोई आधे मिनट पहले आ रहे थे, ठीक है। अच्छा ओ हो जो स्वैग में आए डॉक्टर साहब, ठीक है, डॉक्टर साहब से चल के गए, एंटर होते हुए देखा है। हाँ मैं वो बता नहीं सकता। आप ऐसे कहाँ बैठे हुए थे, मुझे नजर नहीं आया। मैं आपको क्या लग रहा था मैं रोड पे बैठा हुआ था? नहीं, I mean, हम रोड की बात कर रहे हैं। गाड़ी नहीं मैं गाड़ी मैंने किया बंद किया और एक ना बड़ा कोई स्वैग में आदमी जा रहा था ना, तो मुझे लगा कि शायद मैं होस्ट नहीं हूँ शायद डॉक्टर साहब ही होस्ट है। अपनी सलाहियतों पे शक होने पर लगा। आई लव द वे यू केम इन और माशाल्लाह से ही सूटेड बूटेड। और डॉक्टर साहब क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स का ये होता है कि उनको अपना ख्याल होता ही नहीं है, वो अपने करियर में ही इतने मसरूफ होते हैं। इट्स द लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोग का इतने लंबे लंबे घंटे होते हैं, उसके लिए भी आप कंप्लेन नहीं करते। लेकिन आप जिस स्वैग में आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। Thank you very आप much एक for the स्टाइल compliments. था आपके अंदर था। आप बात ये ग्लासेस का कि हाँ लगा नहीं अभी क्या देखा है, ग्लासेस भी देखा मैंने, ग्लासेस बाद में देखे थे। लगाएंगे। सुबह कितने बजे उठते हैं डॉक्टर साहब? यार मैं तकरीबन 7 बजे तो उठ ही जाता हूँ, और सोते कितने बजे? सोता मैं 12 बजे हूँ। 12 बजे। दैट्स अ गुड मेरे ख्याल में स्लीप आवर्स। टाइम इंटरवल स्टार्ट हमने करना है। जो सबसे पहली चीज़ है हलीमा और मैं शायद लोगों को भी एजुकेट करना चाहेंगे, खुद भी, न्यूरो सर्जरी है क्या, इस डोमेन में क्या क्या चीज़ें आती है, ताकि एक बार थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। न्यूरो सर्जरी अगर आप देखें तो बहुत बड़ी इसमें चीज़ें आती हैं, बहुत बड़ी डोमेन है, क्योंकि आपका सारा ब्रेन एंड स्पाइन जो है ना, जो आपको मोबिलाइज करता है, आपको थिंकिंग जो प्रोसेस है, जो आपको एक पर्सनालिटी देता है, वो सारा कुछ ही न्यूरो सर्जरी है। तो अगर आप न्यूरो सर्जरी को देखें तो ब्रेन के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि पैदाइशी भी होती हैं या वक्त के साथ पैदा हो जाती हैं या बाज़ दफ़ा एक्सीडेंट से होती हैं, तो वो न्यूरो सर्जरी के डोमेन में आती हैं। फिर नीचे जाएँ तो हराम मगज़ की, जिसको आप हराम मगज़ बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, उससे रिलेटेड जैसे स्पाइन के अंदर डिस्क प्रोलैप्स हो गई या स्पाइन ट्यूमर्स हो गए, या इसी तरह से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें पैदाइशी कमर के ऊपर फोड़े होते हैं। तो ये वो सारी बीमारियां हैं जो कि न्यूरो सर्जरी की डोमेन में आती हैं। फिर लिम्स के अंदर जो नर्व्स जाती हैं, ठीक है, किसी के आपने सुना होगा कि हाथ सुनना शुरू हो जाते हैं रात के वक्त, फ्रीक्वेंटली फीमेल्स के अंदर एग्जैक्टली उसमें जो है ना नमनेस एंड पिन सेंसेशंस आती हैं, हैंड्स वीक हो जाते हैं। इसी तरह से लिम्स के अंदर डाउन द लिम्ब भी अगर इस तरह का पेन होता है तो वो जो नर्व्स होती हैं उनके अंदर कोई न्यूरोमास बन जाते हैं, कोई कंप्रेशन न्यूरोपैथीज हो जाती हैं। तो ये सारी जो है न्यूरो सर्जरी। इंडिविजुअली अगर स्पाइनल कॉर्ड का भी कोई इशू है तो क्या वो न्यूरो सर्जरी डील करेगी इंडिविजुअली खाली स्पाइनल कॉर्ड का? देखिए स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसके वर्टिब्रास होते हैं, बोन्स होती हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी, यस बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी जो है ना उसके मसाइल भी न्यूरो सर्जरी डील करता है। और उसके साथ जो हराम मगज़ का कार्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अगर प्रॉब्लम है तो वो भी न्यूरो सर्जरी की फील्ड में आते हैं। डॉक्टर साहब न्यूरो सर्जरी की जो अम्ब्रेला है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बात हमें पहले से पता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ हो तो फ़ौरन कहाँ पे जाना है आपने। हम लोग जो हैं वो उसका शिकार रहते हैं कि पहले जनरल फिजिशियन के पास चले जाए, वो जब रिकमेंडेशन देगा तो फिर हम न्यूरो सर्जन के पास चले जाएंगे। हाँ, जर्नली जो है या तो आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो या फिर आप जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हो, वो फिर रिकमेंड करते हैं कि खुदारा आप उनको चेक कराएं, तो हम जाते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी, पहले आपको कैसे पता लगे कि आपने न्यूरो सर्जरी? देखिए बात सुने, कुछ तो ये फील्ड्स ऐसी हैं जो कि इंटरमिक्स्ड हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आंखों का प्रॉब्लम है तो न्यूरो सर्जरी बीमारी में भी जो है ना बाज़ दफ़ा विजन लॉस हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा आंखों की बीमारी में भी होता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो डायरेक्टली न्यूरो सर्जन के पास चले जाएं। सिमिलरली आपको हेडेक है तो हेडेक के जो है ना 100 कॉजेज़ हैं, उनमें से फ्यू ऑफ देम आर फ्रॉम न्यूरो सर्जिकल साइड, अदर आर फ्रॉम द जो साथ में और एरियाज़ हैं उनकी वजह से होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ें हों। ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी डेंजरस, जो कि लोग कर लेते हैं, अच्छा दर्द है तो कुछ खा लिया, ये सबसे डेंजरस बात की। मैं यहाँ से पिक करके सिर्फ चारों के लोगों को बता दूं कि जो आपने कहा कि न्यूरो सर्जन के पास जाना है, किसके पास जाना है, हलीमा ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा। लेट्स ब्रेक दिस विद, आप मुझे बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। सबसे पहले अगर आपको बीमारी होती है आप फिजिशियन के, जनरल फिजिशियन के पास जाए, वो आपको बताएगा वेयर यू हैव टू, कंसल्टेंट के पास जाए, ही विल टेल यू कहाँ पर आपने जाना है। इज दैट राइट? बट अ क्वालिफाइड पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि किसी कोई ऐसे, जैसे आजकल गली के नुक्कड़ पे पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स जो है ना, इवन जो है ना इस्लामाबाद में भी आप देखें तो बहुत सारे ऐसे जो लोग बैठे हुए हैं जिनका मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है, बट दे पीपल कॉल देम डॉक्टर्स। तो ये नहीं है कि आप गली नुक्कड़ में आप वाली बात चले जाएं और किसी को दिखा दें। क्वालिफाइड पर्सन को दिखाना है,
तो फिर देन ही विल रेफर टू द प्रॉपर लेकिन डॉक्टर साहब जीपी के पास जाते हुए लोग डरते हैं कि वो हम दिखाने ये जाएंगे, हाँ। वो इधर का भी कोई मसला निकाल देंगे, वो कहेंगे यहाँ भी आपको मसला हो रहा है, आप यहाँ का भी टेस्ट करा लो। बात तो ठीक है तो आपकी, ऐसा हो आजकल सकता चीज़ें है, महंगी लेकिन इतनी कुछ चीज़ें अच्छा चले मैं आपको बता देता हूँ जिसमें न्यूरो सर्जरी के लिए अगर आपको ऐसा लगे कि है तो फिर न्यूरो सर्जन को ज़रूर दिखाएं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका अगर हेडेक 3 मंथ से ज़्यादा है या आपका नेक एक या लंबर स्पाइन जो आपका बैक एक जो है 3 मंथ से ज़्यादा हो गया तो यू डेफिनेटली नीड अ न्यूरो सर्जिकल ओपिनियन। ठीक है। प्लस अगर आपके कानों में हर वक्त शोर सुनाई देता है या आपके कान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आपकी आवाज़ सुनने की हिस्स ख़त्म हो रही है, या आपकी जो नज़र है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रही है, या आपको देखने में किसी एक साइड पे कम नज़र आता है किसी एक में ज़्यादा नज़र आता है, या आपकी सुंघाई देने की हिस्स वो ख़त्म हो रही है, या फिर ऐसा है कि आपको हेडेक के साथ वॉमिटिंग होना शुरू हो गई, या आपको मिर्गी के झटके जिसको फिट्स बोलते हैं एपिलेप्सी बोलते हैं वो स्टार्ट हो गई, तो ये वो बड़े बड़े सिम्टम्स हैं जिनमें डेफिनेटली आपको डॉक्टर सर आई वांट टू आस्क यू अबाउट वन थिंग। सर का दर्द एक बड़ा कॉमन दर्द है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। हमारा जो अल्टीमेटली होता है कि हम सर के दर्द की गोली लेते हैं और सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद आपको दोबारा दर्द होता है। कभी कभी वो दर्द हर इंटरवल्स के बाद आता है। हम माइग्रेन का भी इलाज एक गोली जो सेल्फ मेडिकेशन है उससे कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा सर के दर्द के हवाले से अगर आप डिटेल बताएं कि कैसे पता चलेगा कि ये अलार्मिंग सर का दर्द है, इसमें गोली नहीं खानी बल्कि डॉक्टर के पास विजिट करना। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा वैलिड आपने ज़बरदस्त सवाल किया है। सर के दर्द तो बहुत वजूहत से होती हैं, जैसे आप जो है ना सुबह काम करके शाम को जाएं तो फिर बाद में हेडेक होता है, ठीक है, नींद पूरी ना हो फिर हेडेक होता है, आप घर लेके ना गए हो जो मंगवाया हो उससे आपको सर में बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, वो ज़्यादा होता है, लंबा रहता है, ठीक है, आप उनके घर ना लेके गए उन्हें सही बात है, आपने अपनी सालिस को कहीं गिफ्ट ना दिया उसके बच्चों की बहुत सारे हेडेक्स हैं, ठीक है, इन हेडेक्स को तो आपने ऑफ कोर्स घर में ही ट्रीट करना है, बट जो अलार्मिंग हेडेक्स होते हैं जिनमें न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम होता है वो वाला हेडेक है जो आपको रात को होता है, स्पेशली एट द अर्ली मॉर्निंग, जिसमें सुबह के अज़ानों के टाइम आपको सर दर्द शदीद हो जाए या आपको नींद से जागना पड़े, प्लस उसके साथ आपको वॉमिटिंग फ्रीक्वेंट हो, तो ये वो हेडेक है जिसको आप इग्नोर आपने बिल्कुल नहीं करना। सामीउन को मैं यही बताना चाहूँगा इस हेडेक में ब्रेन के अंदर डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसका प्रेशर ज़्यादा कर रही। नाज़रीन को भी बता दें, नाज़रीन और सामीन दोनों को बता दें। लेकिन रेडियो बड़ा किया आपने। नहीं, लेकिन मुझे वर्ड बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है रेडियो कर रहे हैं आप। हाँ, रेडियो किया हुआ आपने? रेडियो बहुत किया हुआ है। हाँ, तभी क्योंकि सामीन, क्योंकि मुझे आदत है, हाँ, क्योंकि मुझे आदत है सामीन, और मेरे बड़े अरसे तक हलीमा टेलीविजन पे मुझे बार बार कहा जाता है कि सामीन नहीं कहना आपने, आप नाजरीन कह रहे हैं कि अब आप लोग आपको देख भी रहे। बात सुने, कुछ लोग ऐसे इधर उधर देख के तो सुन भी रहे होते हैं ना। हाँ, देख इधर उधर ठीक है जी, उनके लिए जो है ना डॉक्टर साहब ने सामीन डॉक्टर साहब आप तो बड़े स्मार्ट से लग रहे हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत तारीफें करें, खैर आपने जाहिर बात है आप डॉक्टर हैं, फिर इसके बाद आपने इलाज भी तो करना है। मुझे लगता है आप नहीं ना करे आपको जरूर हलीमा, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब को चाह रहे हैं कि कह रहे तारीफें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब मैं अपना मकोड़ा उतारूं और मैं हुमायूं बन जाऊं। आंटी है जी हमारे साथ सामने को, वेरी डेंजरस। ओह माय गॉडनेस। बेटा कैसी हैं आप, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखे मेरे पास लाइट नहीं है, लेकिन मैंने अभी फोन करके पता कर लिया है कि न्यूरो सर्जन आए हुए हैं, उनके साथ गुफ्तगू चल रही है। जी जी। तो यकीन मैं फिर इंशाल्लाह दोपहर में देखूंगी मैं। इस वक्त मुझे जरा देर से जाना था तो मैंने कहा चले मैं कॉल कर लेती हूँ। अच्छा, बात यह है कि प्रोग्राम तो माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत है ना, लेकिन एक बात ये कि अब हमारे मेजबान जो है ना, जी जी, पहले गुड लिस्टर हुआ करते थे, समझ गए जी। अच्छा हलीमा, आपको याद है जब नजमुल साकिब थे, मैंने आपसे पहली कॉल पे क्या कहा था कि आप गुड लिसनर हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो जो है ना थोड़ा मेजबान हमारे थोड़े ना जो है वो कुछ ज्यादा ही तशरी हो जाती है। बात यह है, होती काम की बात है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वो बात होती है, तशरी तो हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन बस एक बात ये है कि बस बाकी प्रोग्राम तुम लोगों का बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते हुए हुमायूं बहुत अच्छे लगते हैं, ये मैं बता दूं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात हम समझ गए। आप हमें समझ आ गई है। आप तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। बहुत शुक्रिया। परी गिन रहा हूँ आजकल मैं, और कुछ भी नहीं गिन रहा आजकल, मुझे परी गिनवा रहे हैं। पर बहुत बहुत शुक्रिया, और हम बड़ी एहतियात करेंगे। बहुत शुक्रिया दलत आंटी कॉल करने के लिए। यहाँ है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग आया। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो। देखिए, मैं तो बड़ा डॉक्टरों के मामले में बहुत बड़ा उनको रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड देता हूँ, और ये एक वाहिद शोबा है। अब दुनिया में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, जो दुनिया के हर जगह हैं। बिलीव मी और नॉट के वाहिद ये शोबा है जिसको हर आदमी रिगार्ड करता है, हर आदमी रेस्पेक्ट देता है। तो ये क्योंकि इंसानी जान के साथ लिंक्ड है, और न्यूरो सर्जरी इज अ वेरी वेरी टिपिकल बड़ी बड़ी ऐसी जॉब है, प्रिसीजन जॉब से कहते हैं ना, ये ऐसी जॉब है। इसमें हमारे यहाँ बड़े पर्टिकुलर न्यूरो सर्जन हैं, और उस पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं फिर ये कहूंगा कि हलीमा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना, वो काबिले एहतराम और काबिले कदर इसलिए हैं कि उनके पास बहुत बड़े चांसेस होते हैं बाहर जाने के। जो नहीं जा रहे ना, हमें उनका हैट्स ऑफ करके सलाम करना चाहिए और उनका रिगार्ड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये हम लोग हमें समझने की बात है। अच्छा, दूसरी बात वो ये कि क्योंकि मेरे भाई को इंकेफेलाइटिस हो गया था, और वो पैरालाइज हो गया था कंप्लीटली, क्योंकि उसके ब्रेन में न्यूरॉन्स उसके डेड हो गए थे। तो मुझे फिर न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन से वास्ता पड़ा, और मैंने फिर बहुत चीज ये देखी। डॉक्टर से मैंने बात ये पूछनी है। डॉक्टर साहब, बात ये कि आपकी जो न्यूरो, अगर किसी को ट्रॉमा हो जाता है तो उसकी टाइमिंग जो है प्रॉपर, अगर डायग्नोस ना हो सके और अगर आपके पास देर से पहुंचे तो उसमें काफी नुकसान होता है। एक तो ये चीज हमें बातें करें। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि एक बंदा है, उसको एक सर्जन के पास तो बाद में आता है ना, एक बंदा उसकी एबनॉर्मलिटीज हो रही है। अब मैं क्योंकि ये पर्टिकुलर बात नीमा को पता है, इनको पता है, हमारे को, मैं हमेशा पूछता हूँ कि जब अपने जीपी के पास जा रहा होता है तो वो उसको पेन किलर दे देता है, उसको राइट टाइम पे उसके डायग्नोस नहीं करता, तो वो लीडिंग टुवर्ड्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दिस माय क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच आया, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से सवाल की तरफ आते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने बड़ी तारीफ की है डॉक्टर्स की। ऑफ कोर्स जो लोग नहीं जा रहे, पाकिस्तान में रह रहे हैं और इनके पास ऑप्शन भी है कि वो जा सकते हैं, तो दे आर ऑफ कोर्स दे आर फाइटिंग। उन्हें वीजा नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं जा रहे। हाँ, नहीं वीजा सबको मिलता है। डॉक्टर्स को फॉरेन वीजा मिलता है। उनकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये बात बिल्कुल उनकी ज़बरदस्त है कि कुछ हमें थोड़ा सा ये है कि जीपी प्रैक्टिस में ज़्यादातर लोगों की ये होता है कि वो पेशेंट बस मेरे पास ही रहे। They don't want the patient to go somewhere else because you know। दुरुस्त बात, बिल्कुल दुरुस्त बात। वो फिर उसको वही थोड़ी मीठी गोलियां देते रहते हैं, वो थोड़ा ठीक होता है, फिर वापस आता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे जीपीज़ के लिए भी मेरा एक पैगाम है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि पेशेंट को वाकई किसी और फील्ड की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो उसको अपने पास टाइम वेस्ट मत करवाएं और उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल भेज दें, ताकि उसकी डिज़ीज़ जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे ना चला जाए। तो डेफिनेटली जीपीज़ को ये चीज़ थोड़ी सोचनी होगी, बिकॉज इट्स अ मॉरल थिंग। इसमें आप किसी को बाय फोर्स नहीं कह सकते कि यार आपने भेजना है। तो ये हर किसी को अपना एक सोचना होता है कि एथिकलिटी किस चीज़ में है, आपने कहा। यही है किरदार इट्स अ डिफ़िकल्ट डिबेट। एथिक्स जो है, मेडिकल एथिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो ऑफ कोर्स ऐसे लोगों को चाहिए जीपीज़ को कि अगर उनको लगे कि अब ये पेशेंट जो है ना, ही नीड सम स्पेशल कंसल्टेशन, तो उसको ऑफ कोर्स भेजना चाहिए। और प्लस जो है उनका सेकंड क्वेश्चन आई थिंक उनका अपने भाई के हवाले से था, ठीक है, और ट्रामा की टाइमिंग का था। ऑफ कोर्स ट्रामा में टाइम इज़ ब्रेन। आप जितना जल्दी जो है ना उसको ऑपरेट करते हैं, जितना जल्दी डायग्नोस करते हैं, उतना जल्दी आप न्यूरल टिश्यू को सेव करते हैं। जितना टाइम लैप्स हो जाता है, उसका आउटकम उतना बुरा होता है। तो ऑफ कोर्स जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप कोशिश करें कि पेशेंट को हॉस्पिटल लेके पहुँचाएँ, उधर किसी और के पास ना ले जाएँ या घर ना ले जाएँ। किसी स्पेशलिस्ट का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो भी डॉक्टर देखेगा वो डिसाइड करेगा कि इसमें उसने फौरी तौर पे कोई ऑपरेशन करना है या इसको फ़िलहाल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है। तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। अगर हम न्यूरोसर्जरी की बात करें तो ऐसे पेशेंट जो ट्रामा के साथ होते हैं उनमें इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत भी होती है। बाज़ लोगों को हम दाखिल भी कर लेते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम सेफली घर भी भेज सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें असेसमेंट के बाद ही बनना ठीक है डॉक्टर साहब। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोगों के मजीद सवालों को शामिल करेंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सुबह खैर। एक बार फिर आप लोगों को एक बार फिर बता दूं, क्योंकि ये बात शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहने के लिए, और मैं बार बार कही है कि ये हम जो शो कर रहे हैं ये तकरीरी मुकाबला नहीं है इस पर, और ये किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं, क्योंकि आपने अपनी राय रखी और मैं भी चाहता हूँ मैं अपनी राय बताऊँ।
क्योंकि तकरीरी मुकाबला होता है, एक तकरीर करता है फिर दूसरा तकरीर करेगा, जब तक वो तकरीर खत्म नहीं होगी दूसरा बंदा नहीं बोलेगा। ये गुफ्तगू है, और जब भी आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आप दो लोग आपस में बात करते हैं और आपको कोई चीज़ जहन में आती है तो आप उसको फ़ौरन उसी वक्त बता देते हैं, अच्छा ये बात इस तरह है। क्योंकि देखिए जब आप किसी कुछ सीख भी रहे होते हैं ना तो वो सुपीरियर और इन्फीरियर का आता है कि इसको ज़्यादा नॉलेज और इसके पास कम नॉलेज है तो ये इसको सिखाएगा। यहाँ पर हम क्योंकि इक्वली इसलिए होते हैं कि हम मेज़बान होते हैं और हम उस बारे में पढ़कर आते हैं कि हमने उनसे सवाल पूछने और वो हमें नॉलेज दे रहे होते हैं। आपको ये बार बार बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो ये कि यकीनन आपकी राय बहुत रिस्पेक्टफुल है और हम उसको डेली हम बात भी करते हैं कि यार इस चीज़ को इस तरह ठीक करना है, इसको ठीक करना है। हम भी यकीनन यहाँ पर सीख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा पहले दिन का प्रोग्राम और आज के प्रोग्राम में बहुत फ़र्क है, हमने बहुत चीज़ें चेंज की हैं। सो आपकी राय बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपनी राय देते रहें ताकि हम लोग उसमें इंप्रूवमेंट लाते रहें। लेकिन आप ये याद रखें कि ये वाहिद ऐसा शो है जहाँ पर हम आपकी कॉल पर पूरी आपकी राय लेते हैं, वरना तो बहुत सारे शोज पे बीच में काट दी जाती है या बहुत पूछा जाता है कि आपने क्या राय देनी क्या है, राय और उसके देनी बाद है। आपकी कॉल और आप बिलीव करें और हमें अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि उसमें इंप्रूवमेंट मिले। कमिंग बैक टू यू, मैं शटिका के बारे में पूछना है। शटिका, हाँ जी, ठीक है, शटिका का अगर मर्ज है, पहली तो बात है आपको कंफर्म नहीं होता है शटिका है कि नहीं, आपको दर्द है, आप कहते हो चुक निकल आई, ओहो आप कहते नहीं यार ये तो थोड़ा सा दर्द है फिर ठीक हो जाए, ये बेड की वजह से, घर वाले कहते हैं मेरे ख्याल में तुम ना अपना बिस्तर चेंज कर लो, तुम ना गद्दा चेंज कर लो। हम ये करते करते कहीं और पहुंच जाते हैं, तब आ जाता है जब न्यूरो सर्जन कहता है बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ऐसा ही होता है। और शैटिका तो आपने बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ सीख लिया। बेसिकली शैटिका शैटिक नर्व से होता है। तो शैटिक नर्व वो नर्व होती है जो लोअर लिम्स होते हैं वहाँ पे नर्व सप्लाई जाती है, जो आपको सेंसेशंस होती हैं, जो आप मूवमेंट करते हैं। I like his that कि आपने अच्छा लफ्ज़ सीख लिया। तो वो शैटिका, दैट्स व्हाई इट्स वेरी मतलब बहुत कॉमनली यूज्ड है शैटिका। तो ऑफ कोर्स शैटिका एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने घर में इलाज नहीं करना, और स्ट्रेट अवे अगर आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि बैक में पेन रेडिएट करता है फिर डाउन द लिम्ब जाता है, दिस इज कॉल्ड शैटिका इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो आपको ऑफ कोर्स न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। इसकी कोई मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने पूछना है। अच्छा। इसकी कोई स्टेजेस है कि ये अभी इनिशियल स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3, एक ये दूसरा आजकल जो मर्द हजरात है और औरतें भी एक्सरसाइज करती हैं, तो क्योंकि हम डेडलिफ्ट वगैरह और ऐसी चीजें करते हैं तो उससे दर्द निकल आता है और ये दर्द बड़ा नॉर्मल होता है। जैसे मैं करता हूँ बेल्ट भी लगाता हूँ लेकिन फिर भी निकल आता है। अब मैं फौरन कह दूँ ये शैटिका है, क्या वो है नहीं है? तो इस एक तो स्टेजेस के बारे में बताएं, क्या उसकी स्टेजेस है और क्या जो नॉर्मल दर्द है कैसे पता लगेगा कि ये दर्द इज नॉट नॉर्मल दर्द, इसके लिए जानना है। ठीक है, वैसे आपने जो स्टेजेस बताई हैं माशाल्लाह अच्छी स्टडी करके हैं आप, लग रहा है वाकई आप मुझे रख ले टीचिंग हॉस्पिटल में। सही है। आप सही कह रहे थे कि आपने न्यूरोसर्जरी थोड़ी सी पढ़ी है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ असिस्टेंट लग जाऊँ। आ जाए, बिल्कुल आ जाए। सही है, ज़बरदस्त। इसमें वाकई स्टेजेस होती है। वेल इसमें स्टेजेस यही होती हैं कि जो आपकी स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है ना उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसमें बोन्स होती हैं जिसको वर्टिब्रा बोलते हैं, और उस दो वर्टिब्रों के बीच में एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको डिस्क बोलते हैं। ठीक है, उस डिस्क का काम होता है आपके जितने में लोड्स होते हैं, इट्स एक्ट लाइक अ कुशन, वो उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसके डिस्क इज़ जस्ट लाइक एन एग, उसका इनर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है। जब उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो उसका इनर पार्ट लीक होके टुवर्ड्स द बैक जहाँ पे आपकी नर्व रूट्स निकल होती हैं ना वहाँ पे प्रेशर देता है। तो ऑफ कोर्स शैटिका तभी स्टार्ट होता है जब आपका वो प्रेशर जो उसका होल्ड है वो फेलियर हो जाए और उसमें से मटेरियल या तो बल्ज हो जाए या फिर लीक हो जाए। एग्जैक्टली। तो वो आके नर्व को इम्पिंच करता है जिससे आपको बैक पेन स्टार्ट होता है, फिर डाउन द लिम्ब जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इट्स अ वेरी सिंपल पेन। अगर आपको वो दर्द ऐसा होता है स्टेजेस वाइज, जो स्टेज 1 2 होता है वो दर्द आता है जाता है। आई मीन देयर इज़ अ डिजीज़ ओवर देयर, बट वो पेन जैसे आप बता रहे हैं कि आप कहते हैं मैं डेडलिफ्ट लगाता हूँ तो दर्द होता है तो फिर ठीक हो जाता है। आई मीन देयर इज़ सम प्रॉब्लम बिकॉज नॉट एवरीवन, हर किसी को जो डेडलिफ्ट लगाते हैं उनको बैक पेन नहीं होता, और जिसको होता है इसका मतलब है कि उसका जो मैकेनिज्म है वो डिस्क वाला वो फेलियर हो रहा है, डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो रही है। इसी हवाले से मैं हलीमा के साथ शेयर करूंगा। हलीमा, जो इसके लिए डायनामिक और सिस्टमैटिक स्ट्रेचेस होती हैं, अगर आप वो कर लें आफ्टर दैट तो उससे बहुत बेहतर हो जाता है। वो आपका जो दर्द है इसीलिए हमने हमेशा स्ट्रेचेस का बहुत कहा है कि स्ट्रेचेस आपको करने चाहिए एक्सरसाइज के बाद भी। लोग जो है हाँ लोग नहीं करते, लोग कहते हैं एक्सरसाइज होगी बस। अच्छा जी, कशिफ राणा हमारे साथ हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? सुबह खैर, सुबह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। माइयों आप लाहौर चले गए, फैसलाबाद नहीं आए, देख लें। यार एक बात बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगी कशफ, मैं जब लाहौर से गुजरा था और जब बोर्ड आया फैसलाबाद का, आप बिलीव करें मुझे लगा मेरा कोई इधर रिश्तेदार रहता है, और मैंने थोड़ी देर सोचा कि मैं इस बोर्ड को क्यों देख रहा हूँ। मैंने कहा ओए कशफ रहती है फैसलाबाद, मतलब हमें लिटरली लगता है अपने रिश्तेदार रहते हैं।
आप इधर भी आ जाते। माँ सदके माँ वारी तो माँ थीवा, मेरा बड़ा दिल है, इंशाल्लाह किस दिन फैसलाबाद आऊंगा, मेरा प्लान है, मैंने फैसलाबाद भी आना है इंशाल्लाह। जी जरूर आइएगा। और बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका। मैं इसी हवाले से डॉक्टर साहब से 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। जी प्लीज। देखा, इस हवाले से भी है सवाल उनके पास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल ये है जी, कि जी। मेरी सिस्टर हैं जी, जी। और मेरे बहनोई की डेथ हो चुकी है। अच्छा। जब वो आखिरी स्टेज पे थे, हॉस्पिटलाइज थे, तो वो डॉक्टर साहब ने उनको जवाब दे दिया था जब, तो वो बार बार ना हॉस्पिटल में मेरी सिस्टर ना बेहोश हो जाती थी। अच्छा। उनकी कंडीशन देख के मेरे बहनों की। अल्लाह। अब तब से ना अब तक जब भी कोई सदमे की बात हो या बहुत ज्यादा खुशी की बात हो तो वो ऐसे स्टिल हो जाते हैं कुछ लम्हों के लिए। सही है, ठीक और है। वो ना बोलती है ना, बस वो जैसे बंदा सुन हो जाता है। जी सुन हो बिल्कुल। जाता है। सकता हो जाता है सकता बंदे है, को। हाँ तो कुछ हम 5-10 मिनट बाद फिर उनकी वो तबीयत जो होती है वो बेहतर होती है। सही है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ट्रॉमा है या कोई दिमागी उनकी बीमारी है। डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया तो वो कहते हैं जी आप डिप्रेशन है, डिप्रेशन की उन्होंने मेडिसिन दे दी। ठीक है। ठीक सही है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि फालिज के हवाले से ही है जी, मेरा जी, दूसरा प्लीज। सवाल। जी, जिन जी। लोगों को माइनर सा अटैक हो जाता है पहले फालिज का, तो जी। उसके बाद वो कौन सी ऐसे आते हैं जो वो करें तो जो मजीद इससे बच सकें सही है। ताकि वो मफलूज ना हो। ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे बहुत सवाल, शुक्रिया बहुत कश्यप, अच्छे आप सवाल दोनों कश्यप। बहुत अच्छे सवाल पूछे। डॉक्टर साहब पहले तो उनकी बहन के हाँ बारे जी में बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनके लास्ट का सुना है, अल्लाह ताला उनको जो है ना सब्र दे और वो आमीन, करे। सब्र ठीक दे है, अल्लाह हमें भी ताला। इस बात का अंदाज़ा है क्योंकि अपने प्यारा कोई भी लॉस हो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि हमारे सामने तो बहुत सारे न्यूरोसर्जरी। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी फील्ड भी है जिसमें आपको बहुत सारी ये चीज़ें देखनी देखने को पड़ती हैं मिलती हैं। कि जो है ना एकदम से आपका कोई लव्ड वन, यंग वन स्पेशली, जैसे ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं, एकदम उनकी डेथ हो जाती है। इट्स अ वेरी बड़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है जिसमें आप पेशेंट के अटेंडेंट को भी काउंसल करते हैं और फिर वो चीज़ भी करते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम एज़ वेल। तो जहाँ तक उनकी बात है तो ऑफ कोर्स जब भी इस तरह का स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है जिसमें आप बहुत एक हाइट ऑफ स्ट्रेस पे चले जाते हैं तो आपके अंदर न्यूरनल चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इसका नाम होता है जब भी कोई आपका या फिजिकल ट्रॉमा होता है या इमोशनल ट्रॉमा। तो आपकी कंडीशनिंग हुई भी होती हाँ है। जी बिल्कुल। तो आपके इनर चैनल्स के अंदर जो है ना वो केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, Okay. जो कि बाद में फिर जैसे ही वो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, अगर आप उसी के साथ स्टिक ऑन करते हैं तो वो चीज़ एग्रीवेट कर जाती है। ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये है कि ऐसे पेशेंट जिनमें इस तरह का ट्रॉमेटिक इवेंट किसी भी किस्म का हो, एक तो उनको रिहेबिलिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसमें साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। जब आप चीज़ें अपने अंदर रख लेते हैं और वो एक इवेंट आपके साथ हो चुका होता है तो फिर आप उस फेज़ से बाहर नहीं निकल पाते। तो वो आपको एक साइकिल चलता रहता है जो कि आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। तो इस तरह की फिर जब भी कोई सिचुएशन डेवलप होती है जिसमें आपको ज़रा सी उनको स्ट्रेस मसला हो मिलती है ना तो जाता यू बस फील के बस अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बुरा होने वाला है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब सवाल जो था सवाल उनका यही था कि ऐसा कैसे होगा कि एक दवाई हाँ, छोड़ी दूसरी हाँ। ली। तो ऑफ कोर्स जो नींद आवर दवाएं हैं उसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो एडिक्टिव होती हैं, आई मीन वंस यू स्टार्ट दैम यू कैन नॉट स्टॉप दैम, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि नींद तो लाती हैं लेकिन बट दे आर नॉन एडिक्टिव्स। आजकल जो ड्रग्स आई हुई हैं नींद की, लेकिन डॉक्टर साहब पहले से आपको पता होता है ना कि ये नींद की दवाई है तो फिर आप उसकी तरफ वो जाते हैं क्यों? उसमें होता ये है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है कि इनकी बात वेरी राइटली सेड कि आपने उस रीज़न को देखना है कि आपको हाँ, नींद क्यों नहीं आ रही। अब ये तो नहीं कि आप गोली खाते जा रहे हैं और आपके जो मसाइल हैं आप उनको सॉर्ट आउट हमारे साथ शबी है डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत तो मैं कॉल लूँ। शबी please। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, वालेकुम आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी जरूर करें। सोबिया, सॉरी सोबिया नाम है आपका, सॉरी जी सोबिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी वालेकुम सलाम मैडम सोबिया बोले। जी डॉक्टर साहब, मैंने ना अपने बेटे के बारे में बात करनी थी। मेरा 7 साल का बेटा है अच्छा और उसको दाइशी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसको माइस्थेनिया है। अच्छा ठीक तो है। अब 7 साल का हो गया है, वो 2 साल से हमें, जब 2 साल का हो गया था हमें तब पता चला था कि इसको कोई मसला है। ठीक है। तो अब वो चलने में बोलने में उसको बहुत वीकनेस महसूस होती है। ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत सारे महंगे महंगे टेस्ट भी लिख के दे रहे हैं, हम वो भी करवा रहे हैं और उसको वो क्या कहते हैं कि मेडिसिन भी साथ में दे रहे हैं। अब इसका वो करवाया हमने, सिटी स्कैन भी करवाया है। अच्छा, तो लेकिन ठीक है। मेरा बेटा जो है ना वो ठीक नहीं हो रहा। अब मैं कहना टैबलेट दे रहे हैं हम 4-4 घंटे के वक्फे से। ठीक है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप क्या मुझे ना जानना प्लीज चाहती हैं? आप जानना क्या चाहते हो जानना क्या सोबिया? चाहती हैं? ठीक है, आपका आपने बताया। सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे और कैसे हम उसको बेहतर की तरफ ला सकते हैं।
ठीक कोई है। डॉक्टर ऐसा, कोई हॉस्पिटल ऐसा जो मेरा बेटा बेहतरी की तरफ आ जाए। ठीक है, मैं उसको चलने फिरने में यकीन करें, जब वो चलता फिरता है ना, मैं बहुत उसको देख के रोती हूँ। सवाल आप तो वो इतना निढाल हो जाता है, वो सिर्फ मेडिसिन पर ही है। ठीक है ठीक है, सोफिया, सोफिया, ठीक है, अभी हम बताते बताते हैं। हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत सेहत वाली आमीन, जिंदगी दे। आमीन। जी डॉक्टर साहब। तो माइस्थीनिया ग्रेविस जो इन्होंने नाम लिया बीमारी का, वो ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके जो नर्व्स और जो मसल का जहाँ पे जंक्शन हो रहा था, वहाँ पे एक एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है। तो वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ नर्व से होता है और मसल्स में जाता है, जिससे वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस बीमारी में उसके खिलाफ खुद से ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं जो कि उसको डिस्ट्रॉय Release नहीं करने देती। अच्छा। तो आपके मसल जो है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग तो बेहतर होते हैं, जैसे ही वक्त गुजरता है थोड़ा सा हो एसिटाइल जाते कोलिन हैं। ख़त्म होता है, तो आप यू कैन नॉट ओपन अप योर आइज इवन, तो आप बिल्कुल वो सलाती से हो जाता है, यू कैन नॉट कॉम योर हेयर इवन। ठीक है, तो ये वैसी बीमारी है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपने वो ड्रग देनी होती है जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करे, ताकि एसिटाइल कोलिन जो है ना अपना काम करता रहे। ठीक है। इसमें कुछ लोगों के अंदर जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने वाले आर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनकी सर्जरीज भी होती है। जैसे यहाँ पे नेक के अंदर एक ग्लैंड होता है थायमस, तो ऐसे लोगों के अंदर थायमेक्टमीज़ करते हैं ताकि एंटीबॉडीज़ ही ना प्रोड्यूस हों, ताकि एसिटाइल कोलिन डिस्ट्रॉय ना हलीमा, हो। ये बातें सुन के अल्लाह ताला से इतना बहुत शुक्र अदा अजीब करते हैं कि अल्लाह ताला ने लग रहा है। सेहत कोर्स दी नहीं, है। इसमें मैंने कोई एक सवाल ऐसी करना है। डेफिनेटिव क्योर वाली चीज़ नहीं है। आपको एमिग्रा टैबलेट जो नाम ले रही थी वो खानी होती है, और प्लस अगर तो थायमस इनलार्ज है तो उसकी सर्जरी करवा के तो उसको कंट्रोल करना होता है। डॉक्टर साहब मैं बहुत देर से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। अक्सर घर में कुछ लोगों को अटैक हो जाता है फालिज का, और वो अस्पताल दूर है या कोई इस तरह का मसला है कि कोई उनको लेके नहीं जा सकता, मर्दों को उठाना, ये सारी चीज़ें देर हो जाती है उसमें। फिर क्या होता है, जो आप नियरेस्ट किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुँचते हैं उसमें पता लगता है कि डॉक्टर के टाइमिंग्स कुछ डिफरेंट है, जैसे रात को हुआ है, लेट नाइट हुआ है, सब ज़ाहिर है उन्होंने भी जाके आराम करना है, मशीन थोड़ी है वो। तो उस पर आपको क्या करना चाहिए, पहले से पता कर लेना चाहिए कि किसी अस्पताल में कोई उस सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि आपने कहा है ना टाइम इज़ ब्रेन, तो वो टाइम अगर गुजर गया तो फिर तो मसला ख़राब हो बिल्कुल जाएगा। सही, बिल्कुल सही कह रही। तो ऐसा है कि जब स्ट्रोक की हम बात करते हैं तो जो दिमाग के अंदर स्ट्रोक होता है उसकी दो किस्में होती हैं। एक हेमोरेजिक होता है जिसमें रग फट जाती है, और एक इस्कीमिक होता है जिसमें रग बंद हो जाती है। तो 70 to 80% जो रहता है वो इस्कीमिक होते हैं। तो अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई जो है ना उसको इस तरह प्रॉब्लम हो जाता है सडनली, जैसे कोई वीकनेस हो गई है या कोई गिर गया है और हाथ पाँव काम नहीं कर रहा, तो घर में कुछ दवाइयाँ सच रखनी चाहिए, जिसमें एस्कार्ड या एस्पिरिन टाइप जो गोलियाँ होती हैं ना, वो ज़रूर रखनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन डेवलप होती है तो आपने स्ट्रेट अवे 3 एस्पिरिन की गोलियाँ या एस्कार्ड की गोलियाँ आपने मरीज़ को देनी है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद उसको अच्छा, इसमें एक चीज़ जो नई डेवलपमेंट आ गई है वो ये है कि ऐसा इंजेक्शन आ गया जैसे हार्ट अटैक के लिए लगाते हैं। जी। इसी तरह से ब्रेन के इंफार्क्ट के लिए, हाँ जी, ब्लड थिनर होता है जो कि ड्रग के अंदर लगता है और वो डिज़ोल्व कर देता है क्लॉट को। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड होता है 3.5 आवर 4 आवर मैक्सिमम। अगर इस दौरान आप अस्पताल में चले जाते हैं तो वो उस रग को खोल देता है और आपके जो डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। बेहतरीन। कि मेनिंजाइटिस की अगर बचपन में मेनिंजाइटिस हो जाता है तो ऑफ कोर्स ब्रेन के अंदर जो जरासीम जाते हैं वो उसको डैमेज ज़रूर करते हैं। उसके बाद हाथों के अंदर, पाँव के अंदर कमज़ोरी का आना, ये एक चीज़ होती है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, वो दिमाग के अंदर जो पानी के चैनल्स होते हैं वो बाज़ दफ़ा लेटर ऑन जाके ब्लॉक हो जाते हैं। तो दिमाग के अंदर पानी का अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो हाथ पाँव के अंदर ये इस किस्म की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो अगर तो उनका कोई MRI ब्रेन या CT स्कैन नहीं हुआ पहले तो वो करवा लें। ठीक है। उससे थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि ब्रेन के अंदर खुदा ना खासा वो पानी वाला प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर कुछ प्रोसीजर करने से, दवाई देने से वो रेशा बेहतर हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हलीमा ने स्टार्ट में बात की थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। इंट्रो में उन्होंने कहा था कि इस बीमारी का इलाज बहुत ज़्यादा, अगर देखा जाए मेडिसिन ऑफ कोर्स है, इसका इलाज भी है, लेकिन विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो इसमें बहुत कम हो जाती है। आप डिप्रेशन से भी गुजर रहे होते हैं, आप स्ट्रेस से भी गुजर रहे होते हैं। मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या इस मामले में आपको कोई, अगर खुदा ना खास्ता किसी घर में हो गया, किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, या जैसे उन्होंने कॉलर ने कहा था डिप्रेशन की गोलियां खानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है डिप्रेशन की गोलियां इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मेडिकेशन एवर। ठीक है, तो जरा इस मेंटल हेल्थ के हवाले से बताइएगा, जब पैरालिसिस खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ हो जाती है। मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी बीमारी में। इवन अगर आपको कुछ ज़्यादा अरसे के लिए हेडेक भी रहना जाए तो आगे आपकी बात काट रही है इतनी ज़्यादा, इसलिए क्योंकि आप खा भी खुद नहीं सकते ऐसा ही है, और आप वो इतना मोहताजी ये होती भी है है ना कि आप एक देखें दिन ना, आप बिल्कुल ठीक हो और अगले दिन आप कुछ ऐसे भी यही खुद बात नहीं करना कर रहे। मोहताजी is very अब bad। आप सोचे ना कि आप अभी ठीक थे और अभी आप अपना हाथ भी नहीं हिला सकते, तो ये बहुत बड़ी जो है ना बहुत डिस्ट्रेसिंग कंडीशन होती है। तो इसमें विल पावर तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि हर बीमारी में विल पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसमें जितना आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, ये मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन भी है,
और मैंने बहुत देखा है कि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लोग आते हैं ऑपरेशन के लिए कि इसके साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, वो ज़्यादातर ऐसे लोगों में देखा है कि वैसा हो जाता है। वो जो पॉजिटिव होते हैं उनके अंदर पॉजिटिविटी होती है। इट्स आई थिंक इट्स नेचर के अंदर कोई पॉजिटिविटी अगर आप करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, और नेगेटिव करते हैं तो फिर नेगेटिव होता भी है। इट्स वेरी ट्रू। तो अगर आपके अंदर विल पावर है और आप सोचते हैं कि मैं ठीक हूँगा, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो पैरालाइज थे और अपनी विल पावर से वो बेहतर हुए और चल के उन्होंने दिखाया। हमारे बहुत बड़ी मिसाल है, हमारे जो पॉलिटिशियन है चौधरी शुजात साहब, माशाल्लाह वो इतनी उम्र में भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल विल पावर होना ज़रूरी है। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की है कि जब भी कोई ट्रामा होता है तो उसमें आपने ट्रामा को शेयर करना होता है। आई मीन यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो अगर किसी का इस तरह से हो गया है कि पैरालिसिस हो गई है, तो अगर वो अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता तो ऑफ कोर्स कोई आपको साइकोलॉजिस्ट उसके साथ आपकी इस बात से, क्योंकि अब यकीनन वक्त कम है, लेकिन ये बात ज़रूर यहाँ पे करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, हमारी जितनी अभी यहाँ पे फैमिली है, घर पे फैमिली, अल्लाह ताला इस बीमारी से अल्लाह ताला सबको बचाए, हिफाजत करे। और ना कि सिर्फ ये, इसके लिए आपने अपना ख्याल रखना है, कोलेस्ट्रॉल से बचना है, आपने ज़्यादा तेल वाले खाने नहीं खाने, बाहर से खाना इतना नहीं खाना, हाइजीन का ख्याल रखना है, मसाले इतने ज़्यादा ना खाएं, अपनी हेल्दी डाइट को अपना लें और ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपने हेल्थ में शामिल करनी है। डॉक्टर साहब, आई थिंक वी वर नेवर दैट थैंकफुल टू एनीबडी एज वी आर टू यू। आज बड़ा मजा आया आपसे बातें करते हुए, बहुत अच्छे। कर लो तारीफ आपकी, आप अब हम अगले अगर आपकी इजाजत तारीफ कर लो आपको थोड़ी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़े हंसमुख हैं और यकीनन जो आप पेशेंट्स, अक्सर हलीमा ऐसी बातें डॉक्टर को कहती हैं कि जब आप पेशेंट आपके पास आएंगे तो वो 50% वैसे ही ठीक हो जाएंगे जब आप इतने हंसते मुस्कुराते हुए उन्हें बात करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप लोगों से मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हुमायूं और हलीमा आपको कुछ ही और से मिलवाने वाले हैं। वेट अ सेकंड। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेबास्तियों, मेरे साथ हलीमा जुल्फ़िकार है। हलीमा क्यों रखा हुआ है अपनी यार हलीमा, बिकॉज आई वांट कि मुझे सारी क्वालिफिकेशन बताऊं। आप रट्टा नहीं अच्छा ना आपकी तरह मेरा, आप अब अगली बार करो। आप फंसो और मैं आपको टूंगा। नहीं, ये अच्छी चीज है ये। हाँ, ये आपसे सीखी है गोटे वाली मैंने। तो अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी क्वालिफिकेशन ऐसी होती है जो जरा हमने नहीं और मुझे लगता है ये जस्टिस नहीं होता कि वो इतना माशाल्लाह। और वो हमें, मुझे अच्छा ये लगता है, थैंक्स टू इम्तियाज एंड हसनैन भाई कि हम लोग हमेशा वो गेस्ट बुलाते हैं कि प्रॉपर हम लोग उनकी ऑथेंटिकेशन होती है। हम ये नहीं कि यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात की खुशी होती है कि जो भी हमारा शो देखता है वो ये कहता है कि यार आप प्रॉपरली लाइक क्वालिफाइड लोगों को बुलाते हैं। आज भी हमारे पास फ़ायज़ा हैदर जो है वो मेडिकल एस्थेटिशियन है एंड सेमी परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट भी है। और वो होता क्या है ये सारा कुछ उनसे पूछेंगे। CPD सर्टिफाइड है फ्रॉम UK एंड UK सर्टिफाइड है, CPD UK सर्टिफाइड है। और कनाडा से उन्होंने PMU आर्टिस्ट का सर्टिफिकेशन भी हासिल किया है। एम आई राइट फ़ायज़ा? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सुबह कितने बजे उठती हैं आप ये बता दें? मैं 6 बजे उठती हूँ अपनी बेटी के लिए। और बेटी के लिए? बिल्कुल। अच्छा, और रात को सोती कब है? देर हो जाती है, 12-1 बज जाते हैं। 12-1 बज फिर तो फ़ायज़ा, फिर तो आपके स्लीपिंग आवर्स सही नहीं है। आई नो, लाइक दैट। नहीं, बेटी को हमारा मकसद बेसिकली ये पूछने का ये होता है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई आपने अपना ख्याल सबसे पहले रखना है। लेकिन फिर मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं बीच में एक नैप ले लूँ, एक पावर नैप जरूर ले लेती हूँ। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। हाँ, तो वो आपकी स्लीपिंग आवर्स आप इस तरह पूरे कर लें। एग्जैक्टली। न्यू स्टडीज जो आई हैं वो यही आई हैं कि आप हिस्सों में जो है वो अपनी नींद को भी पूरा कर सकते हो। लेकिन ऑनेस्टली जो पूरे 8-9 घंटे की नींद का मजा है, जो आप रात को 10-10:30 बजे सो जाए, ठीक है, 10:30 बजे आप सो जाएं और फिर सुबह आराम से उठे, ऐसे उठे कि आप खुद उठे। ऐसे ही है। हाँ। अभी अलार्म बजते ना तो मुझे लगता है ये मेरे दिल के अंदर बजा और इसने मेरे से बदतमीजी किया, मुझे कहना फोन तोड़ दो। और मेरा तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि जब मैं आँख खोलती थी और मैं विश करती थी अच्छा अभी 15 मिनट हैं, अल्लाह के आँख बंद करूँ और फिर मैं उठूँ तो फिर अभी 20 मिनट और हों, लेकिन बस
अनफॉर्चुनेटली। ऐसे नहीं। अच्छा ठीक है, जिस तरह हुमायूं ने कहा कि सेमी परमानेंट मेकअप, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि ये न्यू टेक्नोलॉजी ज़्यादा शुरू हो गई है जिसमें आपको एक नो मेकअप लुक भी होती है और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, वो परमानेंट हो जाते हैं। वो कुछ ऐसे के लिए होते हैं फायजा, 6 मंथ्स 3 मंथ्स, क्या है उनका सारा प्रोसीजर, वो ज़रा आपने बताना है। सेमी परमानेंट मेकअप प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स हैं जो ओवर 6 मंथ्स रहते हैं। ठीक है। अगैन इट कैन बी एन ईयर, आपकी स्किन पे भी डिपेंड करता है। हम तो देखें, हमें ये बताया जाता है कि हमने अपने क्लाइंट को बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं देनी। अगर हमें लगता है 80% रिजल्ट आएगा तो हम उसको 70% बताते हैं, बिकॉज स्किन टू स्किन आपके एनवायरनमेंट इन सब पे वेरी करता है। तो सेमी परमानेंट मेकअप जो है इसमें इट इंक्लूड्स लैश एक्सटेंशंस हैं, लैश लिफ्ट है, माइक्रोब्लेडिंग है, ऑम्ब्रे है, लिप टिंटिंग है, लिप ब्लश है, जिसको हम परमानेंट फाउंडेशन होती है उसको हम बीबी ग्लो कहते हैं। ये सब चीज़ें, ये सारी नीडल्स से ऑलमोस्ट होती हैं और ये आपकी स्किन की 3rd लेयर तक जाती हैं और ये कुछ टाइम के लिए रहती हैं। ठीक है। अच्छा फायजा, आप कुछ एक सवाल जरूर पूछूं? पूछिए। पता है हमारा मकसद यहाँ पे जिस तरह आपने कहा ना कि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को इतना हाई ना कर दें कि वो फिर बाद में आके कहें कि आपने सही नहीं किया। यहाँ पे हमारा मकसद ये भी होता है कि हम उनको बिल्कुल सही बताएं कि इन चीज़ों को आपने सिर्फ करा के भूल नहीं जाना, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लोग कहते हैं अब हमने करा लिया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम अपनी स्किन को करेंगे तबाह बर्बाद, और उसके बाद हम उस बंदे के पास जाके कहेंगे कि तुमने सही नहीं किया क्योंकि मेरा तो 1 महीने के अंदर ही खराब हो गया। तो वो भी आपने बताना है कि उसका कितना ख्याल रखना है। जो भी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है ना, जिस तरह ये है, इनको हम काइंड ऑफ नॉन इन्वेजिव में आ जाते हैं ये, बिकॉज ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम तक नहीं जा रहे। इन सब की मेंटेनेंस होती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब अपने प्रोफेशनल के पास ये प्रोसीजर्स कराने जा रहे हैं तो एक दफ़ा के चक्कर से ख़त्म नहीं होते, इनके सेशंस होते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि यार 15 दिन बाद आपका इस चीज़ का सेशन है, महीने बाद इस चीज़ का सेशन है। कुछ लोग इस तरह करते हैं जस्ट टू सेव मनी, वो अपना एक सेशन करा के या 2 करा के उसके बाद आते ही नहीं है 4 महीने के बाद, एंड देन दे कॉल अस बैक 8 महीने बाद। आपने तो कहा था साल रहेगा, तो हमने कहा आपने मेंटेनेंस सेशन कराया था 4 महीने बाद, नहीं पर फिर भी आपने कहा था 8 महीने रहेगा। लड़ाई शुरू कर देती है, आप कहती आओ तो सही तरह मैं तंदस्ती, आओ भाई मैं तंदस्ती हूँ। क्योंकि हुमायूं आपने कभी वो लैश एक्सटेंशन खराब होते हुए देखी है लोगों की? नहीं, बहुत बुरी होती है। जिसमें वो लैश एक्सटेंशन जब लगती है वो बहुत प्यारी लग रही होती है, लोग उसको सही तरह से साफ नहीं करते हैं, उसकी बाकायदा एक रूटीन होती है, एक क्लींजिंग होती है और आपने करना होता है, और उसके बाद उनकी वो जब निकलती है ना तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। मैंने सबसे खूबसूरत, अगर किसी को देखिए, मेरी शानजा दोस्त है, उससे कराई हुई और वो उसको इतना बेहतरीन मेंटेन करती है एंड शी लुक्स वेरी प्रिटी। हम कॉलर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास एक सवाल के रहूँगा, जरा एक मुश्किल सा सवाल है, फायदा से पूछेंगे। कौन कॉलर है हमारे साथ जी? हुमैरा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर हुमैरा, क्या हाल है? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज बड़े दिनों बाद आपने कॉल की है। मैंने ना 2-3 दिन से लाइट का मसला था, इस टाइम पे लाइट नहीं जाती थी, तो अब मैं टीवी के सामने बिल्कुल बैठी हूँ, माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। थैंक यू सो मच। जो हमारी मेहमान आई है ना, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, प्रीटी सी लग रही है, क्यूट सी, और इनको भी मेरी तरफ से सलाम। और मैंने इनसे ना एक क्वेश्चन पूछना है। जी पूछें। क्योंकि ये वेदर सीजन चल रहा है ना, इनका माशाल्लाह से मुझे अच्छा, आज का टॉपिक बड़ा अच्छा आपने बिल्कुल वो इसी विंटर से रिलेटेड रखा है, क्योंकि सर्दियों में स्किन थोड़ी सी खुरदरी और ड्राई से हो जाती है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे प्लीज ऐसी कोई टिप गाइड कर दें कि घर में, क्योंकि कोई मैं सेशन अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं अपनी स्किन को जो ग्लो और बिल्कुल स्मूथ जो हो जाए, कोई ऐसी क्रीम, बीबी क्रीम, या मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे इस मामले में। ठीक है, आपको स्किन ड्राई रहती है और आप चाहती है कि ड्राई भी खत्म हो जाए और आप हसीनो जमील भी हो जाए? जी बिल्कुल, आपके प्रोग्राम के साथ साथ हम हसीनो जमील तो हो जाएंगे, क्योंकि हर रोज हमारी पसंद का टॉपिक होता है। बस डन हो गया। थैंक यू सो मच फायजा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ सवाल को मैं अपने जोड़ देता हूँ। फायजा, आपने कोई सर्टिफिकेशन की है बड़े दूसरे मुल्कों से जहाँ पर चीज़ें बड़ी ऑथेंटिक सिखाई जाती हैं, क्या वहाँ पे ये कहा जाता है कि जो सेमी परमानेंट मेकअप आप करते हैं, क्या वो बेहतर है, या अपने खुद से मेंटेनेंस, आप अपनी डाइट चेंज करें, आप अपने आप को नेचुरली बेहतर करें डाइट से, लाइफस्टाइल से, कि सेमी परमानेंट से? सवाल मुश्किल है, आपके प्रोफेशन के खिलाफ भी है मुझे लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बताएं और फिर उसके साथ उनका जवाब भी दे दीजिएगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, जो मेरी बेसिक डिग्री थी बैचलर्स की, वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन की थी, तो ये मुझे आई थिंक आई हैव आस्क्ड यू द राइट क्वेश्चन। एग्जैक्टली। तो आपने सुना है, कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, सबसे बड़ी बात। और मेरी एक सर्टिफिकेशन थी स्किन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन पे, तो उसमें वो कहते थे कि आपकी स्किन केयर वो हो जो आप खा भी सको। यू गेट इट? हम किचन की जब बात कर रहे होते हैं
तो इट्स वेरी टेक्निकल, लेकिन जब मैंने वो पढ़ा मैं भी थोड़ी हुई कि यार ये क्या, हम तो इसको एक्सप्लेन करें ताकि लोगों को समझ आए। हाँ, क्योंकि समझ नहीं आता लोगों को ये बात। होता कि जिस तरह इन्होंने बात की, बहुत अच्छी बात की है, मैं इनके से स्टार्ट करूंगी। जनरली विंटर्स में क्या होता है, और स्पेशली पाकिस्तान में हमारे कंट्रोल टेम्परेचर नहीं है। बाहर के मुल्कों में हमारे कंट्रोल मॉइस्चर भी हम कंट्रोल करें, ह्यूमिडिटी भी हमारे कंट्रोल टेम्परेचर्स हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम है, या बहुत गर्मी है या बहुत ठंड है। तो जब एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, पोर श्रिंक हो रहे हैं, पोर लूज हो रहे हैं, मॉइस्चर लूज हो रहा है, स्किन में से स्किन खुरदरी हो गई। इन्होंने एक और बात की थी कि मैं घर पे क्या कर सकती हूँ, बिकॉज मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आप घर पे बहुत कुछ कर सकती हैं। देखिए, जो हमारे सीरम्स में और क्रीम्स में बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो आजकल जी लैक्टिक एसिड और हम हाइलुरोनिक वो फ्रूट से एसिड, एक्सट्रैक्ट है। ये सारे कहाँ हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से आते हैं, जिनको हम AHAs और BHAs कहते हैं। ये सब किचन में मौजूद है हमारे। ऑलरेडी। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशंस नहीं पता। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, हमारी स्किन की बेस अल्कलाइन है। जिस तरह कहा जाता है विटामिन सी लगाने से लोगों को लगता है हम गोरे होंगे, ब्राइट होंगे, बिल्कुल विटामिन अल्कलाइन होती है मोस्टली। सबकी अल्कलाइन। जिनकी एसिडिक होती है वो तब होती है जब आपकी एक्नी हो, आपको कोई स्किन इशू हो। यू गेट इट? ठीक है। हम सबकी बेस अल्कलाइन ही है। होता क्या है कि जब लोगों को बताया जाता है, अच्छा लोग पढ़ते हैं विटामिन सी लगाना है, धड़ाधड़ लीमू लगा रहे हैं मुंह पे, अब आप रियलाइज नहीं करें लीमू एसिडिक है, ठीक है, उसका pH बहुत लो है। आपने उसको फेस पे लगाना है, आप जरूर लगाएं, लेकिन फिर आप उसको बैलेंस करें, जो हमने साइंस पढ़ी थी 10th 9th में। और वो रिएक्ट कर जाता है ना, रिएक्ट कर जाता है। आप एक बेसिक फॉर एग्जांपल आप उसके साथ मलाई ले लें, जिस तरह इन्होंने कहा है, बहुत अच्छा एक टोटका है मलाई। मलाई बहुत मॉइस्चराइजिंग है, ठीक है। फायजा, अब तो घर में मलाई होती नहीं, वो वाला दूध ही नहीं आता जिसमें मलाई हो। देखिए मिल जाता है, मुश्किल से मिलता है, लेकिन मिल जाता है। प्रोवाइड करूंगा, मेरे घर पे बड़ा, हम अच्छा, उधर से आते हैं ना, गांव मुझे से। बहुत मलाई बहुत पसंद हमारे है। गांव से आता है। पर ये आपने मैं आपसे चाहूंगा कि आप ये कंटिन्यू रखेंगे, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे आके वापस आता हूँ। मैं चाह रहा हूँ हम इस पे ही ज्यादा डिटेल बात करें। वी रियली लाइक इट, थैंक यू सो मच फायजा फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और सब वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक लेडीज जेंटलमैन। हलीमा क्योंकि उन्हें हलीमा जो है वो वॉशरूम, आप नहीं चुप कर सकती ना आप। हलीमा जो है वो हाइड्रा फेशियल करा रही है। ये याद रखिएगा कि एक फैसिलिटीज़ को मिली, अगली बार आप लोगों ने मेरी आवाज़ उठानी है कि मुझे ये ना दिया गया। बट जस्टिस फॉर हुमायूं होना चाहिए, आपने बायकॉट करना है। माजिद भाई से अगर आपने वो खबर लेनी है तो अभी तक हम लोग नाराज़ हैं, और अल्लाह माफ़ करे 3 दिन से मैं उनको वो कर रहा हूँ, लेकिन उनको हराम जो बजाल उन्हें फ़र्क पड़ता हो, क्योंकि हाइड्रा के लिए टाइम कम है हमारे पास। अब हम फ़ायदा से जो है वो हाइड्रा कराएंगे ऑन एयर। हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि अगर आप कभी हाइड्रा करवाते हैं तो आपको पता चले इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, क्या क्या आइटम्स यूज़ हो सकती है, क्योंकि लोग नहीं करते, बहुत चीज़ें स्किप कर देते, वो अपने असिस्टेंट से करा लेते। फ़ायदा है ऐसा कि नहीं? बिल्कुल है ना। आज हम लोगों ने एक्सपोज करना है, एक्सपोज ऑल द टिटपुंजे क्लिनिक्स आर एक्सपोज्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। हलीमा आपको देख रहे हैं, वो लेटी हुई है, और ये हाइड्रा शुरू करें आप। ठीक है, सबसे पहले तो अगैन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिसके पास जा रहे हैं, आप उसकी, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह देखें, अगले को पता भी है कि क्या अगला कर क्या रहा है, आपकी स्किन कैसी है। आपको हाइड्रा बहुत ज़्यादा जो एक्नी प्रोन स्किन है या जिसकी एक्टिव एक्नी है, उस पर मैं हाइड्रा नहीं करती हूँ। और अगर आपने करना भी है तो आपने कुछ एरियाज को टारगेट करना है, कुछ को नहीं करना। मेरे लाइट नहीं आ रही थी तो लोग कहेंगे उसके अलावा ये राइट मौका है मेरे पास हलीमा से खूबसूरत दिखने का। हलीमा विदाउट मेकअप है और देयर इज नो बिग डिफरेंस। हलीमा इतना मेकअप नहीं करती हैं तो वैसी ही लग रही हैं। हमारी बहुत खुश है कि हम जो है हलीमा विदाउट मेकअप है। हलीमा चुप भी है। चुप भी है। हलीमा आप बोल नहीं सकती हैं, आपका माइक बंद है। मैं बोल सकती हलीमा का माइक बंद कर दे। मैं बोल सकती हूँ बिल्कुल। बंद है तुम्हारा माइक बंद, क्योंकि अगर कवर हो गया और आवाज खराब होगी तो आज तो मैं सब कहूंगा तुम्हें। सेकेंडली सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपकी, ये एक बेसिक हाइड्रा की मशीन है। इस तरफ अच्छा हलीमा के चल आप ये एक बोलते रहो। बेसिक हाइड्रा की मशीन है, सबसे बेसिक जो है। ऑनेस्टली लोग कहते हैं हम 7 पता नहीं कौन सी 7 हाइड्रा या 11 in 1 हाइड्रा, ये सब जो है इनका ऑनेस्टली बस एक बेसिक हाइड्रा होता है और असर वही होना होता है। फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि जी LED लाइट के साथ है, आप 10 मिनट के लिए रेड लाइट से कुछ नहीं होगा। अगर आप
70 आवर्स रेड लाइट ले रहे हैं पर वीक में, तो मे बी आपकी एक्ने पे ओह फर्क माय पड़े। गॉड, मुझे ये चूरन बेचा हुआ है कि देखो आप रेड लाइट से तुम कैसे हसीन हो और जाओगे। बड़ा इजी होता है ना हमारे पास कि अगर हम और मैं- बिजी है ना, तो क्लाइंट आए, हमने कहा चले आंखें बंद करें, आप पे रेड लाइट लगाते हैं, रेड लाइट उसने लगाई, हम अपना फोन यूज कर रहे हैं। हाँ, तो ये ये था। चीजें बड़ी इजी होती है ना, तो आप लोग मेक श्योर करें आप सीधे होके कि लेटो, जो खराब है कर आप रहे हो आप। इन सब चीजों पे आप ना लेट जाओ, वो आपको वो मरीज। करें। ये एक बेसिक हाइड्रा है और मैं आज बहुत बेसिक सिंपल हाइड्रा करूंगी। टोटल ऑनेस्टली जो बेसिक हाइड्रा असर करता है वो उसके 4 स्टेप्स हैं जो असर करते हैं। एक होती है सक्शन, जिसको हम डर्माब्रेजन कहते हैं, इसके साथ भी होती है, मैं मैनुअल भी रखती हूँ अपने साथ, इट मेक्स नो डिफरेंस। एक इसको हम हॉट हैमर कहते हैं, ये गर्म हो जाती है। देखिए जब भी आपकी स्किन पे कोई चीज़ गर्म लगती है आपके पोर्स खुल जाते हैं, और जो भी हमने सीरम उसमें इन्फ्यूज़ करना है या प्रोडक्ट इन्फ्यूज़ करनी है वो इसके साथ हो सकती है। ये स्क्रबर है, स्क्रबर में बेसिकली क्या होता है, एक थोड़ी सी इंटेंसिटी होती है और आपके ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव आपने करती है, स्किन जितनी लगा सकती है आप इस पे लगानी है, आगे करें। और ये होता पेनफुल है। हाँ, इसको और जरा एंड में हम कोल्ड प्रेस यूज करते हैं। कोल्ड प्रेस से क्या होता है, जो पोर्स हमने पूरे प्रोसीजर के दौरान ओपन किए हैं हम उनको बंद करेंगे। मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स आके कहती हैं हमने हाइड्रा कराया, हमारी स्किन हमारे पोर्स ओपन हो गए, और मैं उनको कहूँगी आप पे कोल्ड प्रेस हुआ था, वो क्या होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पोर्स भी बंद होते हैं, मुंह भी बंद हो सकता है लीमा का। हाँ जी, शायद है, अगर आप चल। लिप्स के ऊपर चले, लगाएं तो done, वो done. बंद हो जाएगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप काम अच्छा करें ना करें, एटलीस्ट उसकी स्किन ख़राब ना करें, वो है अपनी मशीन को क्लीन करें। प्लीज़ अपनी मशीन को क्लीन करें। मैं 70% ड्रॉपिंग अल्कोहल रखती हूँ, या उसके अलावा जो हमें नॉर्मल अल्कोहल स्वैब्स होते हैं, इससे हमेशा मैं क्लाइंट के आने से पहले अपनी मशीन क्लीन करती हूँ, और जब क्लाइंट आ जाता है मैं उसके बाद भी उसके सामने भी एक दफ़ा जो है वो क्लीन करती हूँ। ठीक हो गया। हर बंदे के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, हर बंदे का अपना तरीका है करने का। मैं जब भी अपना हाइड्रा स्टार्ट करती हूँ तो मैं उसको सबसे पहले एक बेसिक क्लिनजिंग ज़रूर करती हूँ। अब कहने को आप कहो कि कहने को आप कहो कि क्लिनजिंग मिल्क क्या कर रहा है, लेकिन टू मी इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी एक बेस साफ होगी फेस की। दोनों आपकी? जी दोनों मेरी। हीरे की? नहीं, मैं सबको बताती हूँ कि मैंने एक 350 की ली थी और एक 200 की ली थी स्टॉल खुदा से। यार। बड़े मजे से आके पीछे से निकाल। मैंने कहा हीरे की गुठियां लाभ गई मैंने। तो अगेन क्लेंजिंग मिल्क सबसे पहले मैं क्लेंजिंग से स्टार्ट करूंगी। चलें। जो आप प्रोडक्ट यूज़ करें प्लीज़ ब्लीचिंग वाली प्रोडक्ट्स मत यूज़ करें। मसला पाकिस्तान में ये है कि लोग कहते हैं कि जी हमने बड़ा अच्छा हाइड्रा हुआ है, मैं तो फ़ौरन गोरी हो गई साहब। हाँ। तो आप मुझे बताएं कि आप फ़ौरन गोरे कैसे हो जाते हैं। उनमें हमेशा ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक मेडिकेटेड अच्छी सी प्रोडक्ट यूज़ करें, बहुत ज़्यादा हमें ब्लीचिंग उसमें नहीं चाहिए, और एटलीस्ट बस आपका फेस क्लीन हो जाए। ठंडी है, मज़ा आ रहा है, भी बहुत ठंडी है। सेकेंडली मैं नॉर्मल पानी से कभी भी अपना हाइड्रा नहीं करती, मैं हमेशा सलाइन यूज़ करती हूँ। और ठंडा बर्फ वाला पानी। ठंडा बर्फ कहते हैं ऐसे, ठंडा पानी जो है वो बॉडी के लिए और फेस के लिए बड़ा अच्छा निकल होता नहीं है। रात से पानी। बेचारा डर के आई थिंक रुक गया, हलीमा ने इतने जोर का किया है। आप खुल गए। ओए हो यार, तो बड़ी मॉडर्न सी मशीन है जिसके साथ ये कर रही हैं, मैं आपको बताऊं। और काफ़ी ये मॉडर्न सी मशीन के साथ ये अब आप मसाज करिए। क्या लगाया आपने? क्लिनजिंग है, बेसिकली सिंपल क्लिनजिंग मिल्क है क्या? क्लिनजिंग मिल्क है, simple? क्लिनजिंग मिल्क है ठीक नॉर्मल। आप प्लीज वो मत लें जो गोरा करने वाले अच्छा, हैं। मुझे भी simple पहले medicated क्लिनजिंग मिल्क है। तो नहीं लगाया उन्होंने कभी। ये मैंने आपको बताया, देखिए जब मैंने भी सीखा था तो ये स्टेप उन्होंने इंक्लूड नहीं किया ये था। आपने खुद ऐड ये कर मैंने लिया। खुद किया बिकॉज मुझे ऐसे लगता है आपकी बेस क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है फेस की ना। ठीक है। हाँ, सेकेंडली एक और चीज़ होती है कि हमारे फेस में लिम्फ नोड्स होते हैं, जो भी हमें आपको पता है इन्फेक्शंस होती हैं, कुछ भी होता है, हमारे इधर लिम्फ नोड्स होते हैं, हमारे यहाँ पर लिम्फ नोड्स होते हैं, वो हमेशा स्वेल कर जाते हैं और कई दफ़ा हम ठीक भी हो जाते हैं, वो लिम्फ नोड्स ख़त्म नहीं होते। तो मैं जब भी क्लिनजिंग करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रा लिम्फ नोड्स को अच्छे तरीके से उसमें ठीक है। मसाज करूँ ताकि ठीक है। उनमें से सिक्रीशंस निकलें। ठीक है, आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपने फायजा से कुछ पूछना है। वेर एम आई, कहाँ पे? वहाँ सामने। फायजा से कुछ आपने पूछना है हाइड्रा के हवाले से, आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हाइड्रा फेशियल के हवाले से भी। नॉट जस्ट दैट, आप दूसरी चीज़ें पूछ सकते हैं, हम साथ साथ उनसे बातें कर सकते हैं। अच्छा फायजा, वेरी इंपॉर्टेंट जो हाइड्रा के लिए एक चीज़ होती है कि लोग, आपने स्टार्ट में ही बताया, लोग कहते हैं जो मशीन्स है ना वो हमारे पास बड़ी डिफरेंट सी मशीन है। कोई मशीन से फ़र्क पड़ता है? ऑनेस्टली मुझे काफ़ी लोग बोलेंगे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं 2-3 क्लिनिक्स में होती हूँ, तीनों जगह, एक जगह ठीक है। 12 लाख की मशीन है, एक जगह 2 लाख की मशीन है, काम एक ही करना काम है। एक ही करना है। चलो जी, अनीला अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, क्या हाल चाल? सुबह बखैर। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। जी ठीक, आप सुनाइए। आप
हुमायूं आप पता है पाकिस्तान की रौनक है, लेकिन आप बेचारी हलीमा को बोलने देते नहीं है और कहते रहते हैं हलीमा की जुबान बंद हो जाए, जुबान बंद हो जाए। अनिला तू मेरे नाल कीता पंगा मैं तेरे नहीं छड़ना। अलीना वैसे मजाक में कहता हूँ यार, हलीमा नहीं बोलेगी तो शो की जान कैसे बनेगी? शो की असल जान तो हलीमा है, मैं तो स्टेपनी हूँ, मैं स्टेपनी हूँ। नहीं नहीं, आप शो की जान है, आप पूरे पाकिस्तान की रौनक बन गए हैं। सदके माँ वारी थे माँ थीवा। आज हलीमा का हाइड्रा फेशियल हो रहा है, कोई सवाल पूछता है लीला? जी जी, ये मैं पूछना चाह रही थी, अगर इंसान ये करवाता है तो इसकी क्या कॉस्ट, कितने पैसे लगते हैं इससे? ये यार तकरीबन जो रेंज है ना 4 से 10,000 की रेंज होती है टोटल हाइड्रा की, हर जगह पे मेरे ख्याल में इससे ज्यादा नहीं होती है। और अगर आपसे कोई इससे ज्यादा मांग रहे हैं तो आप उससे को चल पतली गली चुनी निकल मेरा 1500 का भी हाइड्रा हो रहा है सैलून्स में। ना करो जी, मेरे पास क्लाइंट्स आके कहती हैं आप ज्यादा ले रही हैं, हम 1500 का। इनका यार 1500 का मेरा भी बुक कर दो। आपसे जो की कर रही थी, मैं भी आपको ऐसे तंग कर रही थी, आप हलीमा को तंग करते तो मैं भी आपको तंग नहीं, आप कर सकते हैं यार, कोई मसला नहीं है मेरी जान, आप तंग करें, आप कुछ भी करें, आप लोग घर में मौका नहीं मिलता, मुझे तंग करते हो, बदतमीज तो। आपको कोई तंग करने वाला नहीं है तो आप सबको तंग करते हैं। हाँ ये बात तो है, पर बहुत बहुत शुक्रिया लीला कॉल करने के लिए, बहुत सारा प्यार आपके लिए। अच्छा फायजा, ये अब आप सक्शन पंप यूज कर रही है, इससे क्या निकलेगा? ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स, और ये जरा लगता भी है, स्किन लाल हो जाती है। इसको हम पूरे फेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन कई दफा इससे रेडनेस जरा ना, आप जितना जोर लगा सकती हैं आप लगाएं, कोई मसला नहीं है, पेशेंट अपना ही है। सारा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सारा, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैंने ये इनसे बात करनी है जो डॉक्टर साहिबा हैं। हाँ जी, बात करें, आप सुन रही हैं आपको? हाँ जी, मैंने इनसे ये पूछना है कि इनका क्लिनिक कहाँ पे है रावलपिंडी? इनका क्लिनिक है जनाब G11 में, होम बेस्ड है, G11 में होम बेस्ड है। इनका जो इंस्टाग्राम है वो आप ले लें ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर सकें। इंस्टाग्राम क्या आपका? फाइजाज ब्लिंक के नाम से है, फाइजा SBLING, फाइजाज ब्लिंक ब्लिंग जी, ब्लिंग BLIG ब्लिंग, फाइजा ब्लिंग। मैं बोलता हूँ, रुक जा मेरी बहन, FAIZA फाइजा S और फिर BLING ब्लिंग, फाइजाज ब्लिंग, फाइजा लश्कारे मार दिए, ऐसा मतलब है। किसी ने मुझे फाइजा ब्लाइंड भी बोल दिया था, जी कितना टी लगा दिया। बाकी आपका शो अच्छा जा रहा है, और बाजी जो आंखों के नीचे अगर डार्क सर्कल्स या हॉलो आईज हो, उसके लिए भी ये कोई ट्रीटमेंट देती है? डन हो गया, अभी पूछता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सायरा कॉल करने के लिए। डार्क सर्कल्स और हॉलो आईज के लिए क्या कोई है काम? देखिए ऑनेस्टली सबसे पहले तो अपना ब्लड CP कराएं, आप देखें आपको कोई मैल नरिशमेंट तो नहीं है। सेकेंडली आपकी नींद सही पूरी हो रही है कि नहीं पूरी हो रही है। ट्रीटमेंट होती है उसकी? बहुत सारी होती हैं, लेकिन आई थिंक जो मोस्ट इफेक्टिव है वो आप माइक्रो नीडलिंग करा सकते हैं। तो आप करती हो? आप माइक्रो ओके। हमारे हलीमा है हमारे साथ। हलीमा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हलीमा आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? आप पंजगोर से कॉल कर रही हैं? जी। बहुत खूबसूरत जगह है भाई पंजगोर, माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान क्यों मेरे बेटा? इतने सोच के बोल रही हो, क्यों? नहीं परेशान नहीं हूँ, सब ठीक चल रहा है? तू खुश है? जी। तू खुश है मेरी बहन? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अच्छा, मैम से क्वेश्चन करनी है। करो, आप करो सवाल। जी मैम से मेरा क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। यही है, अस्सलाम वालेकुम। जी कर भी लो मेरी बहन, ये किस्तों में क्यों बोल रही हो? हलीमा पूछो मेरी जान सवाल। एक्नी के दाने बहुत ज्यादा थे। एक्नी के दाने बहुत ज्यादा थे जिनकी वजह से अब वो तो चले गए, लेकिन उनके निशान बहुत ज्यादा रह गए हैं चेहरे पे। उनकी कोई ट्रीटमेंट या कोई टोटका? ठीक है। अच्छा, एक्नी और दाने एक ही चीज होती है, ठीक है? तो आपने कहना है कि एक्नी के निशान रह गए और वो काले हुए, ब्लैक काले से? जी ठीक है, बहुत ज्यादा निशान। खड्डे से खड्डे, हाँ जी यही है, ठीक है। खड्डे से आपने बताना है कि उसका क्या इलाज हो सकता है, कि जो पिंपल्स के बाद जो है ना वो निशानात रह देते हैं। नादिया हमारे साथ है। सुबह खैर नादिया, क्या हाल चाल है? नादिया कैसी हैं आप? ड्रॉप हो गया। अच्छा आप बता दें,
सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो है एक्नी के बाद निशानों का वो PRP के साथ माइक्रो नीडलिंग है। अच्छा। बिकॉज देखिए जो हॉलोनेस हुई है उसने फिल तो करना होना है ना, Microneedling से करा लें। माइक्रो नीडलिंग बेसिकली स्किन हील करेगी, आप जो बम्प्स हैं वो इसी तरह हील कोई होंगे। देसी टोटका है कि जिससे ठीक हो सके घर में? देखिए खड्डे शड्डे नहीं हो सकते, हम सन टैन दूर कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं जाते। ठीक है, हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। हलीमा का हो रहा है हाइड्रा फेशियल एट द मोमेंट, उनके जो ब्लैक हेड्स है और वाइट हेड्स है वो निकाले जा रहे हैं। डॉक्टर की कंप्लेन है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत बार वो परेशान। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते, कहीं बच जाएगा। देखते रहिए एक और सब मूवी तो लेना सिकते। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और हलीमा का चल रहा है जनाब हाइड्रा फेशियल। अभी उनके जो ब्लैक हेड्स हैं वाइट हेड्स हैं वो निकाले जा रहे हैं, बट माशाल्लाह हलीमा ऑलरेडी हैज़ अ वेरी गुड स्किन, उनकी स्किन बहुत अच्छी है। ये कहना है ना? ठीक है, आपकी स्किन माशाल्लाह वैसे ऑलरेडी बड़ी अच्छी है, पर और ये अभी जो है, अच्छा ये वो एक स्ट्रैप मिलता होता है ब्लैक हेड्स का, क्या उससे भी निकल जाते हैं वो लोग? फिर ऐसे करके खड़ा करके उतारते, कहते हैं उससे ज़्यादा आते हैं, ये बात सच है? नहीं, आने दोबारा तो नहीं आते, लेकिन स्टिल ये है कि जो है कुछ उनमें है जो अच्छी हैं। हाँ? कुछ है, क्योंकि देखिए आप उसको ना डीप मत रखें ना, जैसा थोड़े से हलीमा के डीप है, तो मैंने तकरीबन 50% निकाला है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा 50% करूँगी तो उनकी लाल नाक ज़रा ज़्यादा लाल हो जाएगी। हाँ। और कल उन्हें शो भी करना है, तो ये है। ठीक है, आप जल्दी से इसको वो करें, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 13 से 14 मिनट है और बहुत डीप है, बहुत डीप बहुत डीप है जी, बहुत डीप चल रहा है सब कुछ। इसके बाद कोई अपना स्किन का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, सन एक्सपोजर में जा सकते हैं नहीं जा सकते? मैं माइक नहीं चल रहा ना आपको आग से लगी है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हाइड्रा के बाद ये कहा जाता है कि आपने जो है वो 2-3 दिन जो है वो सन के, आपने सूरज की किरणों से बहुत दूर रहना है, क्या ये बात सच है? आप क्या बोल रहे हैं पीछे इम्तियाज भाई? कुछ रोला सा पड़ी जी, बताइए। देखिए होता कि जनरली सन से तो वैसे भी आपको दूर रहना चाहिए। जो भी आप फेस का प्रोसीजर कराते हैं उसके बाद आपकी स्किन ज़रा ओवरली सेंसिटिव हुई होती है। देखिए हम लोग इतनी सारी इंटेंसिटीज़ यूज़ करें तो उसके बाद आप 2-4 दिन हीट और सन को अवॉइड करें तो अच्छा है। अच्छा मैंने ये भी सुना है फायजा कि जो मतलब है किसी का खाना बनाने का दिल ना करे तो वो हाइड्रा फेशियल मेरे पास आती है क्लाइंट्स कहती हैं सब बाहर सादा शोहर है ज़रा उन्होंने एक गल दसते हो। कौन है हमारे साथ गुजरावाला से? मारिया, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर यार, इतने दिनों बाद। मारिया कहाँ थी आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं तो इसलिए बिजी हूँ। यार साल के 12 महीने आपके एग्जाम्स रहते हैं, पढ़ाते कब हैं? ये तो कॉलेज वाले ही बेहतर बता सकते हैं कब पढ़ाते हैं वो लोग। हाँ बड़े एग्जाम्स होते हैं आपके, क्या कहोगे मारिया? सबसे पहले ये कि मैं कल का जो आप लोगों का ड्रेस थीम था उसके रिलेटेड बात करना चाहती हूँ कि जिस तरह ब्लैक एंड वाइट के बाद जिद्दत का दौर आया, टेक्नोलॉजी का दौर आया, जैसे कि हलीमा के कलर्स थे वो, और उसके अलावा ये कि आपने कहा था कि आपका जो है GPA 94.6 है, तो आई गॉट 97.6 GPA इन माई लास्ट सेमेस्टर। हाँ मेरे जितना ही है। 97, आपका 94 था ना हाँ मेरा 94 था। यस यू आर राइट। बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। यार मेरे काम भी तो बहुत है ना, आपका सिर्फ पढ़ने का वो है। हलीमा भी आपको मुबारक दे रही है, लेकिन आपका तो सिर्फ पढ़ने का है ना सीन। मेरा तो 2 जॉब्स भी थी, मैंने 2 जॉब्स के साथ किया है बेटे। मैंने आपसे ज़्यादा लिया है कल आप, तो जब भी बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपको और तरक्की दे। मारिया कोई सवाल पूछता है? मैंने पूछना है कि ये तो लेजर के थ्रू हो रहा है ना, जो ब्लैक हेड्स को रिमूव किया जा रहा है, तो इसके अलावा और क्या प्रोसीजर है इसको रिमूव करने का, ब्लैक हेड्स को? ब्लैक हेड्स को और क्या, वो अभी हमने बताया भी था ना कि वो एक और स्ट्रिप्स वगैरह होती है, लेकिन कोई और भी तरीका पूछता हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे कॉल करने के लिए, सलामत रहो। और क्या तरीका है ब्लैक हेड्स को रिमूव करने का? कोई देसी टोटका है? कोई नींबू शींबू ला लिया, स्क्रब करें, स्क्रबिंग से चला जाता है। और स्क्रबिंग कितनी देर करनी चाहिए फायजा, कितना मिनट? डिपेंड करता है आप कौन से पार्ट पे करें। अगर आप चीक्स वगैरह पे तो ज़्यादा देर कर नहीं सकते, रेडनेस हो जाती है। नाक पे आप कर सकते हैं ज़रा,
ठीक है। आपको याद नहीं, हमने लास्ट शो में बड़ा अच्छा बताया था आपकी मेरी बात हुई कॉफी और चीनी वाले से। हाँ यार वो इतना फिट मैं करता हूँ तो वो आपको मेरी याद है, टोटका बताया था, बड़ा फिट आपने शुरू किया वो? मैं तो जनरली टाइम मेरे तो कर लेती हूँ। कर लेती है, अच्छा। फायजा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लेज़र है। अब मर्द भी अपर चीक्स के करा लेते हैं क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि बार बार आप सेट करवाओ, और दाढ़ी भी क्योंकि हर रोज़ बनानी पड़ जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। ख़वातीन जो है वो भी लेज़र कराती हैं। वो कौन सी लेग्स होती हैं, क्या कहते हैं उन्हें? स्ट्रॉबेरी लेग्स। तो ये चीज़ें भी बड़ी एक कॉमन है कि लेज़र कराने की, पर लेज़र का एक टाइम था कि लोग कहते थे कि यार ये जो है कराएंगे तो और बाल निकल आएंगे और ये खतरनाक है, इससे कैंसर भी हो सकता है। लेज़र का अब कॉन्सेप्ट लोगों का डिफरेंट हुआ है। आप जरा लेज़र के बारे में बताइए, क्या डेंजरस भी है? नहीं, देखिए जो लेज़र है ना, उसकी उन्होंने इंटेंसिटी ही ऐसी बनाई है कि वो सिर्फ आपके हेयर फॉलिकल को डेड कर रहा है, वो आपकी कोई और चीज़ नहीं। हमारे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, शादी नहीं हुई हुई, कल को ये तो नहीं होगा कि कोई और इशू हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। ऑब्वियसली यानी शादी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा? हाँ, नहीं होगी शादी। कह रही है कुछ भी नहीं होगा, लेज़र करा के भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आप मत ही कराएं। आप क्या कह रहे हो जी? कोई कॉलर? ठीक है जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं ना, नीचे पट्टी पे नंबर जो है वो चल रहा है। मेरा दिल जरा दुख भी रहा है क्योंकि हलीमा का माशाल्लाह रंगत बहुत अच्छी हो गई है। मैंने ना कराया, मेरी टीम ते मेरे नाल पिछे पै गई, मेरे पता नहीं पिछल पैरियां मैनू ना कराया, ना सोना कर दिता ने हलीमा नु। पर हलीमा ये लोग माशाल्लाह बहुत, मुझे लगता है तुमने कभी जिंदगी में मुंह नहीं धोया ना, आज ऐसी तुम निखर के आई हो ना, ओए हो यार, आज तुम बोल भी नहीं सकती और कितना मुझे कोई मज़ा आ रहा है कि अभी बदले तुम कल तक भूल भी जाओगी बेटे, कल तक भूल भी जाओगी तुम, वही याद भी नहीं रहेगी। तो ये चल रहा है, मैंने अगर बदले लेना शुरू कर दिया ना, बहुत लंबी चली जाएगी। पर गोरा चिट्टा कर दिया। एक्चुअली मैं बात बताऊँ, इसका बड़ा इंस्टेंट इफेक्ट है। मैंने जब भी अपने जो हैदराबाद वाली से पूछा, उसने कहा कि नहीं 3-4 दिन वेट करें उसके बाद आएगा। मैं विटामिन सी साथ इन्फ्यूज बेसिकली कर रही हूँ, तो उसकी वजह से भी ब्राइटनिंग जो है वो बहुत अच्छा ब्राइटनिंग इफेक्ट होता है। वो प्लम्प सी हो जाती है ना स्किन आपकी। अच्छा, विटामिन सी और विटामिन ई के जो सीरम्स है, डू यू प्रेफर कि ये लगाने चाहिए? कहते हैं इसको लगा के धूप में नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर सनब्लॉक लगाना बड़ा ज़रूरी है। मैं तो जनरली अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि कोई भी चीज़ लगा के आप धूप में ना जाएं। आई बिलीव कि हर चीज़ का एडवर्स रिएक्शन होता है क्योंकि उसकी पूरी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है जब उस पर धूप पड़ती है। तो बाकी है कि मैं एक और चीज़, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की है। बहुत मुझे इशू है जो आजकल मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं और वो कहती हैं हम फ्लां सीरम यूज़ करें, आज के बड़े जी फैंसी वो ग्लास स्किन। आप देखिए सीरम्स जो हैं आप डेली बेसिस पे लगा ही नहीं सकते। उन ब्रांड्स को मोस्टली तो पता ही नहीं है कॉन्सेंट्रेशंस क्या है। आप डेली बेसिस पे नहीं लगाने, आप इससे आप नहीं लगा सकते। हम हाइड्रा में जो चीज इन्फ्यूज कर रहे हैं, मैं भी डेली बेसिस पे लगा रहा हूं, हाइलुरोनिक, रेटिनॉल। अल्लाह का आपको किसने बताया है? हाइलुरोनिक एनर्जी सेट के मुझे किसी ने पता नहीं कौन सी व्लॉगर ने बताया। तो प्लीज नहीं, आप डेली बेसिस पे ना लगाएं सीरम। क्यों? हम लोग हमेशा ऑल्टरनेटिवली बताते हैं कि आप इस टाइम के लिए लगाएं, वीक में 3 नाइट्स लगानी है। विटामिन सी तो डेली लगा सकते हैं फायजा। आप नहीं देखिए, विटामिन सी एसिडिक है ना, आप अगर लगा भी रहे हैं 20 डेज पे लगाएं, वीक में 4 डेज लगाएं और फिर छोड़ दें उसे। और हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक जनरली हाइड्रेशन के लिए यूज होता है। अच्छा। तो अगर आप लगा हाइलुरोनिक का इतना नहीं है, लेकिन ये लैक्टिक एसिड और ये सब इतना, क्योंकि हाइलुरोनिक बेसिकली सिर्फ आपको कहते हैं सीरम के फौरन बाद धूप में एक्सपोजर करेंगे तो रंग काला हो जाएगा। तो सीरम बिल्कुल ऐसा ही है। सीरम्स और ये सब चीजें आप माइंड में रखें, आपने सिर्फ रात को लगानी है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ रात को आप लोग बेड पे जाके लगाएं और उठते ही आप पहले अपना मुंह धोएं। अच्छा, अब बात थोड़ी सी हेयर के बारे में कर लेते हैं, अगर हमें इजाज़त दें। जो अब सर्दियां आती है, ड्राई स्काल्प होते हैं जिसमें आपको खुश्की बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसके लिए मेडिकल प्रोसीजर जो है एज एस्थेटिक फिजिशियन आप क्या बताएंगे, क्या हो सकता है? और साथ में कोई देसी टोटका भी अगर आपको पता है तो वो भी आप हमें बता दें ड्राई स्काल्प के लिए जो खुश्की हो जाती है। ठीक है, बेसिकली मेरा तो जो सारी डीलिंग है वो स्किन की है, मेरा जो डिग्री है। बट मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ, अगर आपका अगर हेयर के लिए आप किसी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो PRP इज़ वेरी गुड। अच्छा, जिनके लोगों को लगता है। उसके अलावा ड्राई स्कैल्प है तो प्लीज़ ऑयलिंग करें, बाल वॉश करें, सबसे ज़रूरी। मुझे समझ नहीं आता लोग सर्दियों में क्यों 4-4 दिन के बाद बाल वॉश करते हैं। 4-4 दिन नहीं, 7-7 दिन के बाद है, वो भी है। मैं तो भी जरा कम बोला है कि स्क्रीन। हाँ, अच्छा। और ये हाथ ड्राई, हैंड ड्राई के लिए यूजुअली द मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी मुझे लगता है आर हैंड्स, और वो बड़े टैन भी रहते हैं, खुश्क भी रहते हैं। हमें लगता है वो नज़र नहीं आते क्योंकि आप ज़्यादा सामने नहीं, तो हम फेस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो वो ज़रा एक मसला, ज़रा हाथ के बारे में बताएं। कोई प्रोसीजर्स है जिससे हाथ आपकी उनका टोन बिल्कुल वही हो जाए जो आपका स्किन का फेस का टोन है, या अदर बॉडी मोस्टली आपको पता है रीज़न क्या होती है? जो
आपके बॉडी पार्ट्स ड्राई होने की सर्दियों में, वो ये होती है कि हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं। वैसे तो मेरे लिए भी ये जाता है यार, क्योंकि- I swear, ये क्योंकि मेरे से सर्दियों में मुझे मैं भी भूल हाँ, जाता हूँ। तो आप एक बात याद रखें, जो भी हाइड्रेटिंग वो चीज़ें हैं ना, जो भी सीरम्स हैं या ये है, वो आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट नहीं करे, इट्स जस्ट कि वो मॉइस्चर आपकी स्किन के ऊपर लॉक करे हैं। तो इवेंचुअली आपने हाइड्रेट अंदर से ही होना है। वो आप ठीक पानी पिए, आप ग्रीन टी ले लें अगर आपको सूट करती है तो। ठीक है, ये अभी आप क्या लगा रहे हो? ये एंड बिल्कुल मास्क, अच्छा, ये एंड का मास्क End है, में ये mask मास्क है। नहीं है, मास्क है। हम ये मास्क एक्सेंट वाला मास्क है। मास्क मास्क नहीं है, ये मास्क है। Mask. एक बचपन में कार्टून भी आता था ना, हाँ, द मास्क, The आई यूज्ड Mask, टू हाँ, लव I दैट know. कार्टून। वो जो मास्क पहन के फिर वो ऐसे green हो बन जाता था। ऐसे हो जाता, पीला सा ना। आई नो, बिल्कुल। पीले अच्छा, उसके कपड़े होते थे, मास्क उसका ग्रीन था। मास्क ग्रीन था यार, इट वाज गुड। हाँ, सूट पहनता था, राइट? वो सूट पहनता होता सूट था। पहनता था येलो येलो कलर कलर का। का। अच्छा, आपकी तो आप तो मैम उस वक्त बहुत अच्छी खासी बड़ी होंगी, जो हमारे तो बचपन का आई थिंक मैं तब मेरे 2 बच्चे हो गए थे। गाना था। अच्छा, ये है कि मैंने इनका स्क्रबर कर लिया था, इस विटामिन सी बेसिकली मैंने इनको इन्फ्यूज़ किया है, और एंड मैंने कोल्ड प्रेस भी इनका कर दिया, बिकॉज अब बातों पे थे, टाइम ज़रा कम है। ठीक है। कोल्ड प्रेस से 5 क्या हुआ मिनट है? आपके पास। ठीक है, कोल्ड प्रेस से ये हुआ है कि जो सारा कुछ था हमने सब सील इनका लॉक कर दिया है, इनके पोर्स वापस हमने बंद कर दिए हैं जो खुले थे, ठीक है। और अब मैं इन द एंड मास्क लगा रही हूँ, मास्क को हम तकरीबन जो खुला था सब बंद। सब बंद, हाय सब। हाय। मास्क काम को की हम एंड में बस मैं लगा के इसको 10 मिनट्स के बाद क्लीन कर लूँगी। एक और चीज़ प्लीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ, आप लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं पहले तो प्लीज़ हाइड्रा में ब्लीचिंग नहीं यूज़ करते आप। ये हाइड्रा के सीरम्स हैं, दे ऑलरेडी हैव द सीरम जो आपका इन्फ्यूज़ हो रहा है इन टूल्स के थ्रू। और अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ मेडिकेटेड करें, ब्लीचिंग ना करें। और दूसरा, जो बार बार अंदर से सेम लगा के इनके मुंह पे मैं लगाऊं और वही स्टिक में अंदर डालूं, तो मैं अपने नेक्स्ट क्लाइंट पे नहीं कि सारा बैक्टीरिया ट्रांसफर कर रही नहीं, हूं। आप अंदर ना डालें उस गंदी चीजें उसके अंदर। आप जरा नहीं, साफ- लेकिन मैं बता रही हूँ ऐसे होता है। तो आप प्लीज अगर कोई ऐसा आप ये प्रोफेशनल आइसक्रीम देख की रहा है, स्टिक्स ले आए। हाँ, वो वुडन स्टिक्स लें आप। आइसक्रीम, आप कोई आइसक्रीम खाएं, उसकी स्टिक्स आप छोड़ दें और उससे आप मसाज करें। हाँ, और धोनी नहीं है, वो वैसी लगानी है, वैसी सॉफ्ट लगा बार के साथ। और दूसरा प्रोडक्ट पहले आप निकाल के अपने बैक ऑफ द हैंड जो होता है या फ्रंट पे जहाँ ठीक भी है, आपको इजी आप अच्छा। वहाँ पर डाल लें, ताकि आप सेम जो है उसको कंटेमिनेट नहीं कर ये रहे तो हैं। मुझे प्लस्तर लग रहा है जहाँ पे से। नहीं, ये नॉर्मल, हाँ, बस ये नॉर्मल मास्क है और हम लगा के बस नॉर्मल इसको मास्क छोड़ जो है देंगे। फिर हम इसको छोड़ देंगे और हलीमा को यहाँ छोड़ के हम निकल लेंगे। हलीमा यहाँ पड़ी रहेगी। फिर कल आके अच्छा, हलीमा को याद डालेंगे। रखिएगा ये मास्क नहीं है, ये मास्क। मास्क है, मास्क। दिस इज अ मास्क व्हिच वी आर डूइंग। और इससे क्या फर्क पड़ेगा फायजा जिंदगी में? जिंदगी में अगेन देखिए, जो मैं भी यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर वाइटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अच्छा, तो अगेन ये कि ये स्किन के लिए अच्छा है। जो छोटे बच्चे नहीं होते उठ के देखते ऐसे मुड़िए, गर्दन से मुड़ के देखिए। लाइव शो में आप यार, आप घर पे नहीं हो, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, अब आईलैश लिफ्ट के बारे में थोड़ा सा जल्दी से बात कर लो। और एक्सटेंशंस जो है, कहते हैं कि जो एक्सटेंशंस लगवाते हैं, जो पलके आप एक्स्ट्रा लगाते हैं, उससे आपकी अपनी पलके भी बहुत जल्दी गिरती है। ये बात सच है कि नहीं? बिल्कुल भी इनकार नहीं। ना कीजिएगा, बिल्कुल ना नहीं। करें फायजा, मैंने खुद देखी गिरती नहीं, हुई। अगर आप अनप्रोफेशनल बंदे से लगवा रहे हैं, मैंने उस दिन भी एक शो में यही बात की है कि एक बाल पे एक बाल लगता है। हमारे लोग टाइम बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए 3 बालों पे एक बाल लगा रहे हैं। तो देखिए, जब पैसेज ऑफ टाइम आपकी अपनी लैश ग्रो करी है, वो आगे आएंगी, उसका वेट डलेगा, आपकी लैश गिर जाएगी। ठीक है, ठीक है। और मुकाए सेकेंडली जल्दी- रिमूवल, प्लस्तर जल्दी करें इसको ताकि मुकाए हम इसको। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है और हलीमा को जो आज हमने ये फेशियल कराया, देखो हलीमा तुम्हारा जाते जाते काम हो गया। साथ साथ आप रुके ना करें, आप बोले भी और काम भी करें साथ में। मैं भी जरा दोनों चीजें एक साथ करने से मुझे मसला होता है, मसला हो रहा था। चले अब आप साथ साथ बताएं गर्दन के लिए क्या करें, क्योंकि गर्दन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी टैन रह जाती है, आपका सारा होता है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती, ये मेरा आप लोगों से सवाल है, मेरी जान जो तुम इत्थों गर्दन तोंदे हो, ए पिछे वाला सिस्टम किसदा है? ए पिछे एक गाटी जड़ी है, एनू भी साफ कर लिया करो। मतलब अगर आप किसी गाटी देख लेना जिंदगी में तो वैसी तो नहीं आ रही है। अच्छा, ये गाटी, ये वाली गाटी, ये देखो, दरवाजे खोलो, क्या करा ले? टाइम कम है, जल्दी जल्दी इसको, ये सूखेगा, टाइम लगेगा। आई थिंक अगर कहते तो रिमूव कर देती हूँ। मेरे ख्याल रिमूव कर दे, छोड़े, बस ठीक दफा है। करे। हमने यहाँ तक कितने मिनट के बाद उसको रिमूव करना होता है? नॉर्मली 4 से 5। 4 से 5 मिनट बंद करना होता है। आप इसे बस जल्दी से बता रहे हैं ताकि हम हलीमा की शक्ल दिखाएं और लोगों को हम बताएं कि कितना बेहतरीन है। एक ही झटके में उतारे, ऐसे खरोच के उतारे। यहाँ से बता देना। हमारी आज अपने सारे अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल में थोड़ी देर के लिए छोड़ ताकि क्या कर देना, दिखा भी देंगे हम कि हाउ द स्किन हैज चेंज्ड।
और हम जल्दी से उतार रहे हैं। और ये हाइड्रा फेशियल का पूरा प्रोसीजर आपने देखा है। अगर ये प्रोसीजर में से कोई चीज़ें कम होती हैं तो आप ये ज़रा ज़रूर चेक कीजिएगा कि क्या ये हाइड्रा सही हो रहा है कि नहीं। आपने बिल्कुल किसी के असिस्टेंट से नहीं कराना, जो एस्थेटिशियन है उनसे कराना है, जो पॉलर्स हैं उनसे भी नहीं कराना, क्योंकि ब्लीच क्रीम जो है वो यूज़ करते हैं और वो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। ये अभी बात की फ़ायज़ा ने। और फ़ायज़ा बड़े जेंटली आप कर रही हैं, उतारें स्किन को ज़रा पता चले इसको। पर नहीं, हलीमा बहुत अच्छी लग रही है एंड बड़ा अच्छे तरीके से हलीमा ने प्रोसीजर कराया। मेरे ख्याल में आपको इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई बिकॉज शी ऑलरेडी हैज़ वेरी गुड स्किन। और बड़ी अच्छी स्किन नहीं थी ज़्यादा। हाँ, प्रॉब्लमैटिक, खुद प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, स्किन प्रॉब्लमैटिक नहीं थी। और बड़ा आपने अच्छे तरीके से किया। पर आप लोगों ने गाटी साफ करनी है, ठीक है, नहाते हुए इसको पीछे से गर्दन को भी साफ करना है। तो यकीन माने कभी जिंदगी में किसी पे नजर पड़ जाए मेरी किसी की पीछे वाली गर्दन पे स्याह काली, और मेरा दिल भी जाता है पूछूं कि भाई कदे इतने साबन नहीं लाया तुसी, मतलब सीधा गलती ना ला लेना है साबन। और सेकेंडली हाइड्रा साबुन लगाना है भाइयों, गर्दन पे साबुन। हाइड्रा सिर्फ फेस का नहीं होता, हाइड्रा बॉडी के किसी पार्ट का हो सकता है, बैक ऑफ द नेक का भी होता है। अच्छा, मैं जब जाऊंगा तो आपने मुझे सारा कुछ करना है। बस मेरा ड्यू है आपके पास, ये आपने इसका कर दिया, मेरा रह गया आपके आप पास। सारे पहले देख ले और फिर आप हमायूं को फिर बाद में देख। हाँ, डन हो गया, डन हो गया। और हम यहाँ पर जो है वो क्लोजिंग करीब आते हैं। हलीमा आप अपनी लास्ट टाइम ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि आपको क्या जल्दी से उठ जाए। एक सेकेंड बस छोड़े यार, छोड़े बस, मुकाए फ़ायज़ा, इतना अब वक्त नहीं हमारे पास, आ जाए, उठ जाए। ये देखिए जी, हलीमा का जो है वो फेस बहुत माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, रियली ब्राइट। You looking like a wow, so elegant, so beautiful, just looking like a wow, looking like a wow। हलीमा ने माउस कलर पहना है, माउस। आपने अच्छा किया, मेरा जल्दी उतरवा दिया, उससे मुझे वो हो रही थी, इचिंग हो रही थी। ठीक है, हम यहाँ पर इंशाल्लाह ताला आपसे कहते हैं इजाजत देते हैं। फ़ायज़ा बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, फ़ायज़ा, as always an amazing experience to have you on this show। आपसे मुलाकात होगी कल, इसी तरह हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे, चीज़ें सिखाते रहेंगे, आपने इसी तरह हमें प्यार देते रहना है। मोहब्बतों का आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें सजेशन भी इसी तरह देते रहे ताकि हम अपने आप को बेहतर से बेहतरीन करें। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।